हाँ तो नमस्कार दोस्तों, ऑल टाइम टॉपर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो भाई? सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो? ठीक है भाई, रहना भी चाहिए। तो देखो दोस्तों, अपनी इस चैप्टर की 2 क्लासें हो चुकी हैं, यानी कि पहली दूसरी क्लास तो खत्म हो गया, तीसरी क्लास है और चैप्टर अपना वही चल रहा है भाई। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है भाई, तो चलेगा आगे। तो भाई अपन ने जो है कल जो पढ़ा था दोस्तों, कल जो है अपन ने विद्यालय के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि विद्यालय का जो भवन है वो किस प्रकार का बनाना है। ठीक है, कई प्रकार देखे थे उसमें, जैसा कि अपन ने एच आकार, आई आकार, यू आकार, ई आकार, वी आकार के स्कूल के भवन जो है निर्माण के बारे में देखा था कि इस प्रकार के स्कूल के भवनों को निर्माण करवाना है। ठीक है, क्यों करवाना है? जो कि दोस्तों विद्यालय इस तरह से बना हुआ ना चाहिए कि उसमें वायु का जो संचरण है, वायु का यानी कि वायु का जो आवागमन है वो अच्छी तरह से हो पाए। ठीक है, प्रकाश अच्छी तरह से आ पाए, अच्छी, और वो क्षेत्र जो है जितना है कम कवर कर पाए। ठीक है, और आगे की संभावना यानी कि वहाँ पर कुछ विकास करवाना है तो वो आराम से हो पाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी थी। उसके बाद कक्ष के बारे में देखा था कल अपन ने कि यानी कि जो स्टूडेंट्स रूम है, यानी कि जो क्लास रूम्स हैं अपने, उनको किस तरह से निर्मित करना है दोस्तों। ठीक है, यानी क्लास रूम भी इस तरह से होने चाहिए कि वहाँ पर जो वायु है, यानी कि दोस्तों वायु जो है आराम से आ सके, वायु का आवागमन अच्छी तरह से हो सके, रोशनदान बनाना है, दरवाजे किस तरह से बनाने हैं, कैसे क्लास का निर्माण करना है, वो सारी चीज़ें अपन ने देखी थी वहाँ पर। तो भाई देखो, अपन बात करें विद्यालय की तो हमने क्या पढ़ा अब तक कि दोस्तों विद्यालय जो है कि ऐसे स्थान पर हो जहाँ दोस्तों, जहाँ का वातावरण साफ हो, स्वच्छ हो, स्वस्थ हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक उस जगह पर दोस्तों एक मनुष्य का क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट यानी कि एक छोटे बच्चे का विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है? विकास हो रहा है एक छोटे बालक का, क्योंकि हमने कल प्राइमरी स्कूल के बारे में पढ़ा था ना, माध्यमिक स्कूल। तो वहाँ पर दोस्तों एक मनुष्य का विकास हो रहा है, यानी कि उसकी जो नींव है वो पक्की हो रही है, तैयार हो रहा है। और दोस्तों वो एक वहाँ से एक सामाजिक, कह सकते हैं सामाजिक मनुष्य का विकास होता है, वैज्ञानिक का विकास होता है वहाँ से। ठीक है, यानी कि वहीं से एक महान व्यक्ति निकलता है दोस्तों। तो वहाँ से अपन को एक ऐसा इंसान मिलता है जो दोस्तों एक समुचित रूप से विकसित होता है। कहाँ से? स्कूल से। तो स्कूल हमारी क्या है? एक नींव है। क्या है? नींव है, जहाँ से हमको संस्कार मिलते हैं दोस्तों, विचार मिलते हैं हमारे विकास में। तो भाई आगे चर्चा करते हैं अपन इसी के साथ में दोस्तों। तो आज अपन जो पढ़ेंगे पुस्तकालय के बारे में, यानी कि कल अपन ने क्लासरूम्स के बारे में पढ़ा था, आज अपन पढ़ेंगे लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है, तो लाइब्रेरी का अर्थ तो वैसे सब जानते हैं तुम। ठीक है, लेकिन फिर भी अपन चर्चा करते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखो आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखो कि लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय, यानी कि डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि पुस्तकालय का जो परिभाषा है दोस्तों वो क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर बात करें अपन कि पुस्तकालय की परिभाषा, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी और शिक्षा का आपस में घनिष्ठ संबंध है दोस्तों। कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। किसका? लाइब्रेरी का और दोस्तों विद्यालय का। ठीक है, इसे शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। किसको? लाइब्रेरी को शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। क्यों माना जाता है तो आगे अपन समझेंगे। देखो, पुस्तकालय को केवल स्कूल भवन का एक विशेष कमरा नहीं समझना चाहिए कि भाई एक कमरा है, कमरा नहीं समझना है उसको, बल्कि इसे कक्षा में होने वाली शिक्षण प्रक्रिया का सहायक मानना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि उसको कक्ष में जो होने वाली जो क्रियाएं उनका सहायक मानना चाहिए। किसको? लाइब्रेरी को। क्योंकि दोस्तों लाइब्रेरी में क्या होती है? पुस्तकें होती हैं, और वहां पर से अपने पाठ्यक्रम से ही संबंधित पुस्तकें नहीं होती हैं। हालांकि हम जो क्लासरूम में पढ़ रहे हैं वो पुस्तकें ही हैं कि पाठ्यक्रम की पुस्तकें हमको लाइब्रेरी मिलेंगी, वो तो ठीक है, वो तो मिलेंगी, लेकिन उसके अलावा भी हमको बहुत सारी पुस्तकें ऐसी मिलती हैं जिनको पढ़ करके दोस्तों हमारा मस्तिष्क, कह सकते हैं, अन्य चीजों को भी सोचता है। कैसी चीजें दोस्तों? जो कि जिसमें दोस्तों अपना डेवलपमेंट छुपा होता है। क्या? अपना डेवलपमेंट यानी कि विकास छुपा होता है दोस्तों। अपनी जो सामाजिक स्थितियां हैं उनको समझते हैं, व्यवहारिक स्थितियां उनको समझते हैं। कुछ उसमें दोस्तों महान वैज्ञानिकों के बारे में, महान खोजों के बारे में, महान व्यक्तियों के बारे में, महान नारियों के बारे में दोस्तों, इस तरह की जो कह सकते हैं जो ज्ञान है, क्या है? जो ज्ञान है वो अपन को कहाँ मिलता है? हमारी लाइब्रेरी मिलता है। यानी कि दोस्तों ज्ञान का भंडार कह सकते हैं हम किसको? लाइब्रेरी को। तो दोस्तों यहां पर बात करें अपन, तो इसको क्या नहीं समझना है? लाइब्रेरी को एक कमरा नहीं समझना है। ठीक है, एक शिक्षण प्रक्रिया का सहायक मानना है। किसको? लाइब्रेरी को। वास्तव में पुस्तकालय विद्यालय का क्या होता है? हार्ट होता है, यानी कि हृदय होता है अपना। क्या होता है? ये अपना दिल होता है भाई, जो लाइब्रेरी होता है। अब देखो हालांकि तो भाई देखो, अपन बात करें आज का, आपने देखा होगा कि कोरोना के बाद में लाइब्रेरियां बहुत खुली हैं, लेकिन वो कैसी लाइब्रेरी है जहां पुस्तक नहीं होती हैं,
यहाँ लाइब्रेरी में पुस्तकें नहीं होती हैं, आप अपनी पुस्तकें खुद लेकर के जाते हो, ठीक है। वहां पर जाकर के आपकी एक पुस्तक तो आपके साथ ही रहती है, जो कि क्या है, मोबाइल, ठीक है। तो वो मोबाइल जो कि जिसपे अपन कोर्स वगैरह परचेज करते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं, तो वो भी क्या है, अपनी एक तरीके से दोस्तों एक किताब है। क्या है? किताब है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहां पर बात करते हैं, देखो कि पुस्तकालय क्या दोस्तों, पुस्तकालय ऐसा स्थान है जो बालकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देने में सहायता करता है। क्या दोस्तों? जो बालकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से शिक्षा देने में सहायता करता है। आज शिक्षक भी यह स्वीकार करने लगे हैं कि केवल पाठ्य पुस्तकों से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। क्या दोस्तों? कि केवल पाठ्य पुस्तक यानी कि जो आपका सिलेबस है, आप जो पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि आप इसी से ज्ञानवान बन जाओगे, अच्छे मनुष्य बन जाओगे, आप ये पढ़ करके ही मनुष्य बन जाओगे। भाई बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिनमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि इन्हीं विषयों के बारे में कुछ कहीं और पुस्तक में भी लिखा होगा, ठीक है। आई बात समझ में? और इसके अलावा भी मनुष्य का जो विकास है दोस्तों, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है, ये समझने के लिए भी बहुत सारे महान दार्शनिक, कह सकते हैं दार्शनिकों की पुस्तकें, महान व्यक्तियों की पुस्तकें, महान नारियों की पुस्तकें, महान खोजें, जो कि बहुत सारी पुस्तकों में अपन को मिलती है देखने को। तो उनकी बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखो, तो पुस्तकों से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता, केवल पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें होती हैं। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए पुस्तकालय की आवश्यकता होती है दोस्तों। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? एक पुस्तकालय की। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम कुछ सिलेबस मात्र से पढ़ लेने से ही हमको सारे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो वो तो नहीं होगी। तो दोस्तों उसके लिए हमको बहुत सारी किताबें पढ़नी होती हैं, ठीक है। पुस्तकालय शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों के लिए प्रेरणा और ज्ञान का स्रोत होता है। दोस्तों पुस्तकालय क्या है? शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए ही ज्ञान और प्रेरणा दोनों का स्रोत है। ये समझ में आई बात? यानी कि दोस्तों शिक्षक भी वहां पर बैठ करके पढ़ते हैं, शिक्षक भी पुस्तकालय में बैठ करके पढ़ते हैं, वो अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। और दोस्तों वहां से दोस्तों, क्योंकि शिक्षक ऐसा नहीं है कि अपने पाठ्यक्रम की ही पुस्तकें पढ़ करके वो, उसके अलावा भी दोस्तों अन्य पुस्तकें ऐसी होंगी जो उस पाठ्यक्रम से संबंधित होंगी, उनको पढ़ेगा। यानी कि अगर दोस्तों यहाँ पर अगर आपको शिक्षक पढ़ा रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि वो आपको आपकी ही किताब को पढ़ा रहा है कि वो उसने वो ही पढ़ी है। उसके अलावा भी दोस्तों उसने उसी विषय से संबंधित कई अन्य लेखकों की किताबें पढ़ी होंगी, ठीक है, अन्य के लेखकों की किताबें पढ़ी होंगी, गाइड पढ़ी होंगी, जब जाकर के वो आपको पढ़ा पाता होगा, ठीक है। पुस्तकालय शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों के लिए क्या है? प्रेरणा का स्रोत है, ज्ञान का स्रोत है। इसलिए सही रूप में उपयोगी और आकर्षक बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि सभी लोग इसके प्रति रुचि महसूस कर सकें। आई बात समझ में? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार अब बात करते हैं किसकी? लाइब्रेरी की एक परिभाषा किसने दी है? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। क्या कहती है? देखो ये कि पुस्तकालय बुद्धिजीवियों का केंद्र तथा विद्यालय का साहित्यिक जीवन होता है। क्या होता है दोस्तों? यानी कि लाइब्रेरी की बात हो रही है कि ये क्या है? बुद्धिजीवियों और का केंद्र होता है। किसका? बुद्धिजीवियों का, यानी कि जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। बुद्धिजीवी कौन है? जिनको ज्ञान होता है, उन ज्ञानियों का क्या है भाई? केंद्र तथा विद्यालय का साहित्यिक जीवन है। किसका? स्कूल का एक साहित्यिक जीवन क्या है? लाइब्रेरी होती है। अन्य विषयों के लिए यह वही भूमिका निभाता है। क्या दोस्तों? अन्य विषयों के लिए यह वही भूमिका निभाता है जो विज्ञान के लिए प्रयोगशाला और तकनीकी विषयों के लिए कार्यशाला निभाती है। आई बात समझ में? जैसे कि दोस्तों अपन विज्ञान को किस तरह से समझ पाते हैं, यदि हम प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे एक तो हम साइंस की किताब को पढ़ रहे हैं दोस्तों, एक साइंस की किताब में जो भी दोस्तों लिखा है उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो वो अपन को बहुत ज्यादा समझ में आएगी, अच्छी तरह से समझ में आएगी, डीप समझ में आएगी। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर क्या है, क्या बात हो रही है कि विद्यालय का साहित्यिक जीवन होता है कौन? लाइब्रेरी। और अन्य विषयों के लिए यह वही भूमिका निभाता है। यानी कि बहुत सारे विषय हैं, चाहे साहित्य की बात कर लें तो हम चाहे इंग्लिश की बात कर लें, चाहे कई सारे विषयों पर बात कर लें, तो पुस्तकालय में हमको एक ही विषय से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें देखने को मिलती हैं और हर पुस्तक में कुछ ना कुछ अलग अपन को देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति के विचार अलग हैं दोस्तों। हर व्यक्ति उस विषय से संबंधित आपको अलग अलग विचार देकर के बताएगा कि इसमें क्या है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर बात हो रही कि पुस्तकालय जो है वो अन्य विषयों के लिए भी वही भूमिका निभाता है जो विज्ञान के लिए प्रयोगशाला निभाती है दोस्तों, और तकनीकी विषयों के लिए कार्यशाला निभाती है। आई बात समझ में? आगे चलें अब।
उसके बाद है पुस्तकालय प्रत्येक संस्था का क्या होता है, हृदय होता है, यानी कि प्रत्येक इंस्टीट्यूट की बात करें, अपने प्रत्येक कॉलेज की बात करें, प्रत्येक विद्यालय की बात करें तो उनका जो क्या होता है, हार्ट होता है। कौन? पुस्तकालय। अब बात करें दोस्तों, लेकिन भारतीय स्कूलों की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, ये तो आप जानते हो भाई। हमारे देश के जो स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनकी स्थिति कैसी है? बहुत ज्यादा चिंताजनक है। कैसी है? बहुत ज्यादा चिंताजनक है। और दोस्तों प्राइवेट स्कूलों की भी बात करें तो वहां पर लाइब्रेरी बहुत कम होती है, ठीक है। अधिकांश स्कूलों में पुस्तकालय की सुविधा तो होती ही नहीं है, क्या नहीं होती है? कोई लाइब्रेरी नहीं होती। लाइब्रेरी का मतलब दोस्तों, पुस्तकालय का मतलब है कि जहां बहुत सारे पुस्तकों का भंडार होता है। क्या होता है? पुस्तकों का बहुत बड़ा भंडार होता है, ठीक है। कई स्कूलों में केवल एक दो अलमारियां होती हैं, ठीक है भाई। हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो देखो कई स्कूल होते हैं जिनमें एक अलमारियां होती हैं जिन पर हमेशा लाल एक ताला लगा होता है। क्या लगा होता है? बंद होती हैं, कोई मतलब नहीं किसी को, ठीक है। पुस्तकालय का कार्यभार ऐसे अध्यापक को दे दिया जाता है जिस पर पहले से ही क्या होता है? अधिक काम का बोझ होता है। यानी कि दोस्तों स्कूल में बात करें, आप पढ़े हैं, हम पढ़े हैं, तो स्कूल में आपने पता है, अगर गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ा हो, प्राइवेट की तो भाई इतना नहीं कह सकते, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों की हालत क्या हो जाती है दोस्तों, वहां पर जो पुस्तकालय होता है दोस्तों, एक दो अलमारियों में ही सिमट करके रह जाता है। कैसे दोस्तों बात करें कि वहां पर उन पर ताला लगा होता है, उन अलमारियों पर किसी ऐसे व्यक्ति को चार्ज दे दिया जाता है, किसी ऐसे टीचर को चार्ज दे दिया जाता है जिसके पास कई सारा पहले ही ऊपर बोझ होता है। आपको पता होता है कि गवर्नमेंट स्कूल में ही दोस्तों एक टीचर को ही दोस्तों बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। उसको कार्यालय का काम भी दे दिया जाता है, कभी कभी उसको कंप्यूटर का कह सकते हैं कंप्यूटर क्लासेस का काम भी दे दिया जाता है, ठीक है। कभी चुनाव में ड्यूटी लगा दी जाती है, कभी कुछ ना कुछ और काम दे दिया जाता है। तो दोस्तों वहां पर आपने देखा होगा हमारा सिलेबस जो होता है ना, वो भी पूर्ण नहीं हो पाता है। यानी कि जो अपना एक साल का जो सिलेबस होता है दोस्तों, वो कुछ 2-4 पाठ पर ही सिमट करके रह जाता है। टीचर भी क्या करे दोस्तों, उसमें टीचर की भी गलती नहीं होती, क्योंकि उसके लिए काम ही इतना दे दिया है सरकार ने कि तुम पढ़ाओ भी, तुम सारे काम भी करो, तो भाई उस पर नहीं हो पाएगा। टीचर का काम क्या है? वहां पर पढ़ाना, लेकिन वो पढ़ाने के साथ कार्यालय के काम भी कर रहा है, अन्य काम भी कर रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा देखो कई बार अलमारियां 1-2 साल बाद ही खोली जाती हैं। अब भाई ताला लगा रहता है, कोई किसी को कोई मतलब नहीं होता है, वो जो जिसको जिम्मेदारी दी गई है वो भी कई सालों में उसको खोलता है। तो दोस्तों तब वह भी तब जब भंडार की क्या होती है? जांच करनी होती है। क्या भंडार की जांच करनी होती है? भाई जांच तो होती है कि पुस्तकालय में पुस्तकें कितनी हैं, कोई जांच करने आ जाए तो जांच होती है। तो दोस्तों जांच करनी होती है या किसी अन्य अध्यापक को चार्ज देना होता है, यानी कि जिस टीचर पर चार्ज था पहले, अब वो उससे लेकर के चार्ज किसी और को देना है। तो क्या होता है भाई, अब उसकी चाबी ढूंढनी पड़ती है कि चाबी है कहाँ पर, उससे वो कहो चाबी लेकर के आए। अब वो चाबी से जब ताला खुलता है तो देखा जाता है अरे इनमें तो दीमक लग गई है, किताब फट गई है, कुछ है ही नहीं है, ठीक है। सबसे आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि कई विद्यार्थियों को यह तक पता नहीं होता कि उनके स्कूल में पुस्तकालय भी है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल होता है ऐसा। आप भी होंगे इनमें से कई ऐसे जिनको ये नहीं पता होता है कि भाई हमारे स्कूल में लाइब्रेरी भी है, ये तो हमको पता ही नहीं है, ठीक है। पर वो लाइब्रेरी भाई कुछ 2-4 अलमारी तक ही सिमट करके रह जाती है, जबकि पुस्तकालय के लिए तो भाई एक अलग से कमरा होता है, एक बड़ा हॉल होता है जिसमें कई सारी किताबें, डेस्क जो होती हैं उन पर दोस्तों किताबें लगी होती हैं, ठीक है। आई बात समझ में? जबकि हमको पता ही नहीं होता है। कुछ स्कूलों में वाचनालय भी सुविधा होती है दोस्तों, कुछ स्कूलों में वाचनालय जाने की, यहाँ पर बैठ करके अपन आराम से समाचार पत्र बैठ करके पढ़ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं पढ़ाई से संबंधित, ऐसा यानी कि वो क्या होता है? वाचनालय होता है, जहाँ समाचार पत्र रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? वाचनालय के अंदर समाचार पत्र रखे जाते हैं, जहाँ पर जाकर के आप समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। लेकिन उनकी उपयोगिता के बारे में विद्यार्थियों को बहुत कम बताया जाता है। भाई बताया ही नहीं जाता स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर लाइब्रेरी भी है, कि तुम यहाँ पर बैठ करके पढ़ भी सकते हो, कि तुम यहाँ बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। नहीं, तुमको तो बस आना है, पढ़ना है, जो भी पढ़ने को मिल जाए और चले जाना है, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों सामान्यतः केवल अध्यापक ही समाचार पत्रों का लाभ उठाते हैं। आपने देखा होगा टीचर्स ही अध्यापक को न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, उसके अलावा किसी को कोई मतलब नहीं। जबकि न्यूज़पेपर दोस्तों सबको पढ़ना चाहिए। आज आपको पता है कि हर परीक्षा के अंदर करंट अफेयर बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लग गई है, और जब करंट अफेयर आएगी, करंट अफेयर आती कहाँ से दोस्तों? करंट अफेयर यानी कि जो चर्चा में, जो वर्तमान में चल रहा है वही आ रहा है। अब दोस्तों वो कहाँ है? अपने न्यूज़पेपर के अंदर। अगर हम न्यूज़पेपर डेली पढ़ लें तो वो करंट अफेयर तो हमारी पहले ही कवर हो जाए, ठीक है। एक केंद्र का अखबार पढ़ लें, एक अपना जो स्टेट का है दोस्तों यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट का है वो पढ़ लें, तो उससे ही कवर हो जाती है। स्कूल पुस्तकालय की वर्तमान स्थिति। क्या दोस्तों अपन प्रेजेंट में लाइब्रेरियों की स्थिति देखें, अपने स्कूलों की लाइब्रेरियों की देखो,
भारत के अधिकांश विद्यालयों में पुस्तकालय के लिए अलग कक्ष होता ही नहीं है कि लाइब्रेरी के अलग रूम बनाए जाए, अलग से रूम किसके लिए, लाइब्रेरी के, नहीं भाई, कोई मतलब नहीं। बहुत कम विद्यालयों में पुस्तकालय की उचित व्यवस्था देखने को मिलती है, बहुत कम कह सकते हैं, 100% में से कोई 20% स्कूल ऐसे होंगे जहां पर अपन को लाइब्रेरी की व्यवस्था देखने को मिले, ठीक है, और वे भी केवल नाम मात्र के होते हैं। कैसे नाम मात्र के होते हैं? अधिकतर स्कूलों में पुस्तकों की व्यवस्था केवल दिखावे के लिए ही की जाती है। आई बात समझ में? केवल दिखावे के लिए कि स्कूलों में पुस्तकालय की पुस्तकों की क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है। पुस्तकों की देखरेख और रखरखाव पर पर्याप्त धन नहीं दिया जाता है। उसमें दोस्तों स्कूल की ही क्या, पूरी गवर्नमेंट की ही गलती होती है। कोई पुस्तकालय, जब दोस्तों ना टीचर्स को कोई मतलब है ना स्टूडेंट्स को कोई मतलब है, तो सरकार भी दोस्तों क्यों अपना माथा खुजाएगी, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहां पर देखा जाता है कि आपको खुद से भी पहल करनी पड़ेगी कि यहां पर लाइब्रेरी नहीं है हमारे स्कूल में। अगर नहीं है तो आप टीचर से कहो, टीचर प्रिंसिपल से कहो, ठीक है। अब प्रिंसिपल से कहोगे, प्रिंसिपल भी सोचेगा, टीचर्स भी सोचेंगे कि हाँ ये बात बिल्कुल राइट है। अब राइट है तो दोस्तों वहां पर अपन को वो सरकार से वो अपनी मांग डिमांड कैसे कहेंगे, आगे करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों अपन को यहाँ पर बात करते हैं कि पुस्तकों की देखरेख और रखरखाव के लिए पर्याप्त धन नहीं दिया जाता है। कुछ विशेष विद्यालयों जैसे केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल होते हैं ना दोस्तों, सेंट्रल स्कूल होते हैं, और वायुसेना विद्यालयों में ही पुस्तकालयों की स्थिति अच्छी पाई जाती है। अब दोस्तों इनमें तो हर व्यक्ति तो इनमें नहीं पढ़ पाता है, हर बच्चा इनमें नहीं पढ़ पाता है, तो ये स्कूल भी तो बहुत कम ही है दोस्तों, तो ये कम है, तो इनमें ही वो सुविधाएं देखने को मिलती हैं, लाइब्रेरी वगैरह की सुविधा, वाचनालय की सुविधा, ठीक है। जैसे केंद्रीय विद्यालय कह सकते हैं, जैसे वायुसेना स्कूल, आपको पता है, आपने देखा होगा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादातर एक सेंट्रल स्कूल मिल जाता है, एक सेंट्रल स्कूल में देखने को मिलता है। अब दोस्तों एक सेंट्रल स्कूल के अंदर ऐसा तो नहीं है कि सारे जिले के स्कूल के बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। अब एक वायुसेना स्कूल के अंदर ऐसा तो नहीं है कि सारे स्कूल के बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। हालांकि वायुसेना विद्यालय भी ऐसा नहीं है कि हर जिले के अंदर मिल जाए, ठीक है। केवल पुस्तकें रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके महत्व को समझना और उन्हें विद्यार्थियों के उपयोग में लाना आवश्यक है दोस्तों, ताकि सभी संबंधित व्यक्ति पुस्तकालय से अधिकतम लाभ उठा सकें। आई बात समझ में दोस्तों? इसमें एक पॉइंट कहा गया कि पुस्तकें रखना ही पर्याप्त नहीं है, उनको समझना, ठीक है, उनके महत्व को समझना, ये भी बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। उनके महत्व को समझना है, ठीक है, समझना है, उन्हें विद्यार्थियों के उपयोग में लाना है, विद्यार्थियों से कहना है कि आपको क्या करना है, आपको लाइब्रेरी में बैठ करके जो पुस्तक अच्छी लगे उसको पढ़ना भी है। जो विषय आपके पास है इससे संबंधित अगर आपको थोड़ा सा और अध्ययन चाहिए और ज्ञान चाहिए तो आपको लाइब्रेरी में जाना है, वहां पर अन्य व्यक्तियों से संबंधित, अन्य वैज्ञानिकों से संबंधित जो पुस्तक है उनको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं, यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखो पुस्तकालय के क्या कार्य, आवश्यकता क्या है, पुस्तकालय की क्या महत्व, यानी कि नीड्स यानी कि आवश्यकता, इंपोर्टेंस यानी कि महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्व, और वर्क यानी कि लाइब्रेरी के दोस्तों कार्य, लाइब्रेरी के महत्व, लाइब्रेरी की नीड, आवश्यकता, इनके बारे में अपन समझें यहाँ पर। तो देखो पुस्तकालय के कार्यों का महत्व जानना इसलिए आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है, क्योंकि पुस्तकालय मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ मित्र होता है दोस्तों। पुस्तकालय सबसे श्रेष्ठ मित्र होता है, कहते हैं ना कि आपकी किताबें ही आपकी सबसे बड़ी दोस्त होती हैं, क्या किताबें ही हमारी सबसे बड़ी दोस्त होती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि किताबों का भंडार यदि आपके पास है तो उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। यह ज्ञान में वृद्धि करने का एक प्रभावी साधन है, कौन, लाइब्रेरी, जो पुस्तकालय है, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य केवल अपने अनुभवों से ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। क्या भाई ऐसा है कि आप अपने अनुभवों से ही ज्ञान प्राप्त कर लोगे? हाँ सही बात है, हम अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखते हैं। हम बार बार फेल होते हैं दोस्तों, हम अपनी गलतियों को पकड़ते हैं, ठीक है, और गलतियों को पकड़ के हम क्या करते हैं, उन गलतियों को दोबारा से नहीं दोहराने की कोशिश करते हैं। तो अपन को क्या करती है, वो क्या मिलती है, वो सफलता पास लगने लगती है कि हाँ मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि केवल अनुभवों से ही ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर दोस्तों हम बार बार गलतियां करें, ठीक है, हम तब जाकर के अपने शिखर पर पहुंचे, लेकिन हमको एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए, एक पुस्तक ऐसी मिल जाए कि उसमें पहले ही वो चीज़ें जो आपसे गलतियां हो रही हैं वो उसमें लिखी हो कि ये गलती आप कर रहे हो, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, तो आपको जो सफलता कह सकते हैं जो मिलनी चाहिए, जो दोस्तों जो सफलता कई सालों में मिल रही है, वो सफलता आपको कई साल गुजारना ना पड़े उसके लिए, वो पहले ही मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि अनुभवों से सीखता है लेकिन पुस्तकों से ज्यादा सीखता है, ठीक है।
परंतु अनुभव शिक्षा का केवल एक पक्ष है। क्या है? एक पक्ष है दोस्तों। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि व्यक्ति पुस्तकों के अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है जिससे उसे सही मार्गदर्शन मिलता है। आई बात समझ में? यानी कि मैंने अभी बताया ना तुमको कि हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, लेकिन अनुभवों से सीखते सीखते हमको बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन हमारी जो गलतियां हो रही थी उसी से संबंधित हमको कोई और ज्ञान देने वाला मिल जाए, और कोई ज्ञान देने वाला मिल जाए, या कोई पुस्तक ऐसी मिल जाए जिससे हमको सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो भाई जिन अनुभवों से हम गलतियों से सीख रहे हैं वो गलतियां हमको पहले ही पता लग जाए कि ये गलतियां आगे होंगी, तो दोस्तों वहां पर हम इन चीज़ों को पहले ही पकड़ लेंगे कि ये गलतियां हमसे होनी नहीं है। क्या होनी नहीं है ये गलतियां हमसे, तो हमको पहले ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। अब वो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगी? वो ज्ञान की प्राप्ति या तो हमको किसी पुस्तक से होगी या किसी व्यक्ति से होगी दोस्तों। ठीक है, तो आज के समय में पुस्तकालय का महत्व केवल विद्यार्थियों तक ही सीमित नहीं है, कि बल्कि समाज के प्रत्येक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए भी पुस्तकालय जरूरी है। ऐसा नहीं है कि केवल स्टूडेंट्स ही क्या पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स के लिए ही लाइब्रेरी है, ऐसा नहीं है। इस लाइब्रेरी प्रत्येक व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ना लिखना थोड़ा भी जानता है, समझता है, हिंदी पढ़ना जानता है, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ना जानता है, उसके लिए भी लाइब्रेरी होनी चाहिए कि वो भी समझ सके, कुछ सीख सके दोस्तों, कुछ अपना विकास कर सके। ठीक है, पुस्तकालय की आवश्यकता, महत्व और लाभ निम्नलिखित कार्यों के माध्यम से स्पष्ट होते हैं। अब देखो आगे पढ़ेंगे अपन। यहाँ पर क्या कहता है दोस्तों? पुस्तकालय ज्ञान वृद्धि का क्या है? साधन है। क्या है? पुस्तकालय ज्ञान वृद्धि का साधन है। कैसे? तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, विद्यालयों में पुस्तकालय इसलिए स्थापित किए जाते हैं ताकि छात्र छात्राओं के ज्ञान में वृद्धि हो। इसमें विभिन्न विषयों की पुस्तकें होती हैं, बिल्कुल कई सारी पुस्तकें होती हैं। ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस से संबंधित पुस्तक हो, आपका जो पाठ्यक्रम है, आप यदि मान के चलो आप 12th में पढ़ रहे हो कि 12th की सिर्फ इसी अपने पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें, ऐसा नहीं है। आपके पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य लेखकों की भी पुस्तकें होती हैं उसमें, जिसमें उसी ज्ञान को दोस्तों और बड़ा करके और अच्छी तरह से समझाया जाता है। ठीक है, जिनके अध्ययन से विद्यार्थी अपने देश, अपने और अन्य देशों की संस्कृति को पहचानता है। क्या पहचानता है? अन्य देशों के समाज को, अन्य देशों की संस्कृति को, अपने देशों के भौगोलिक विस्तार को पहचानता है। ठीक है, आई बात समझ में? सीखने और चिंतन के लिए प्रेरणा है कौन? पुस्तकालय। सीखने के लिए, और हमारे सीखने के बाद जब हम सब चिंतन करते हैं तो उसके लिए क्या है? एक प्रेरणा है कौन? लाइब्रेरी। तो यहाँ पर बात करें अपनी पुस्तकालय की यानी कि लाइब्रेरी की पुस्तकालय में विद्यार्थी शांत वातावरण में स्वाध्याय करते हैं। यानी कि दोस्तों वहां पर आपको पता है कि पुस्तकालय में क्या नहीं होता है? कोई भी बातें नहीं करता है। यानी कि अगर वहां पर आपको बैठ करके पढ़ना है तो शांति से पढ़ना है। ठीक है, अगर उसके लिए आपको चर्चा करनी है तो आप वाचनालय में जाइए। कहाँ जाइए? वाचनालय में जाकर के आप प्रश्न पूछिए, किसी से बैठ करके बात कीजिए, उस चीज पर चर्चा कीजिए। लेकिन पुस्तकालय में आपको चुपचाप शांत तरीके से बैठ करके पहले अपना अध्ययन करना है। पढ़ने के साथ साथ वे उस पर मनन चिंतन करते हैं। ठीक है, अब यानी कि वहां पर बैठ करके आप सिर्फ खुद सोच सकते हैं उस विषय के बारे में। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा मनन करते हैं, गहन करते हैं, विचार करते हैं, ऐसा कैसे, लेकिन बोलते नहीं है। ठीक है, जिससे उनकी विचार शक्ति का विकास होता है। क्या होता है? जिससे उनकी विचार शक्ति का विकास होता है और वे जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना सीखते हैं दोस्तों लाइब्रेरी में। यानी कि कह सकते हैं पुस्तकें ऐसी बहुत सारी पुस्तकें जिनमें मनुष्य का बहुत कह सकते हैं ज्ञान का भंडार है दोस्तों। क्या है? ज्ञान का भंडार रखा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। संपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है कौन? पुस्तकालय। कैसे? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार व्यक्तिगत कार्य। कैसे कार्य? व्यक्तिगत कार्य, समूह कार्य। व्यक्तिगत कार्य यानी कि दोस्तों व्यक्ति जो स्वयं कार्य करता हो। समूह कार्य यानी कि एक तरह से एक टीम में कार्य करता हो। ठीक है, परियोजनाओं की बात करें। ठीक है, परियोजनाओं की बात करें, शैक्षणिक मनोरंजन की बात करें, पाठ्य सहायक क्रियाओं के लिए एक अच्छा और एक सुसज्जित क्या है? पुस्तकालय अत्यंत आवश्यक है। आई बात समझ में? यानी कि अपन कहीं खुद काम कर रहे हैं, टीम में काम कर रहे हैं, यानी कि एक मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं या किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं दोस्तों, तो वहां पर अपन को क्या होना चाहिए? पहले उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि अपन को कैसे काम करना है। ठीक है, विद्यार्थियों की रुचियों का विस्तार
यानी कि दोस्तों आपकी कह सकते हैं आपका आपकी जो रुचि है वो किस चीज में है, उससे आपको पता लगता है कि आप जब बहुत सारी किताबों को पढ़ते हैं कि हाँ आपकी रुचि किस में है। ये भी दोस्तों बहुत बड़ा साधन होती है, सहायक होती है। शब्द शक्ति में वृद्धि होती है। पाठ्य पुस्तकों से दोस्तों आगे का ज्ञान पुस्तकालय पर ही निर्भर करता है। देखिए हम दोस्तों अपनी किताबों को पढ़ते हैं, आप 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, अपने बीए में पढ़ते हैं, एमए में पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसमें देखते हैं हम अपना पाठ्यक्रम तो पढ़ते ही हैं, लेकिन पाठ्यक्रम के अलावा भी हमको दोस्तों वहाँ पर कई सारी पुस्तकें ऐसी रिलेटेड मिलती हैं जो हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित तो होती हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में जितना नहीं है ना उसके बारे में इतना बहुत अधिक विस्तार से समझाया गया होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम को हम अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ते हैं कि हमारे एग्जाम में कितना पूछा जाएगा, कितना अपन को पढ़ना है, ठीक है। उतना सिलेबस अपन को दिया होता है, उतना अपनी किताबों में छपा हुआ होता है। लेकिन यदि उसके बारे में अपन को और गहन पढ़ना है, क्योंकि भाई आप पढ़ रहे हो, एक टीचर पढ़ रहा है, टीचर को आपसे ज़्यादा पता होता है क्योंकि उसने आपके पुस्तकों के अलावा भी अन्य पुस्तकें पढ़ी होती हैं, ठीक है। अन्य पुस्तकें भी पढ़ी होती हैं। अन्य क्षेत्रों की जानकारी देता है पुस्तकालय। क्या देता है? क्षेत्रों की जानकारी। कैसे? कई विद्यार्थियों में विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है भाई, बिल्कुल। भाई हम क्या देखते हैं कि हमारे जैसे कि हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, एक तरह से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हम अपने जिले के बारे में जानते हैं, नहीं पढ़े तो भी जानते हैं, हम अपने गांव के बारे में जानते हैं, शहर के बारे में जानते हैं कि हमारे यहाँ का पानी कहाँ से आ रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ का वातावरण कैसा है, सर्दियाँ किस महीने से स्टार्ट हो जाएंगी, आज बरसात होने की संभावना है, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है। लेकिन हम इन चीज़ों को थोड़ा सा और समझें कि बारिश होगी, बारिश है क्या है, बारिश है तो भाई इसमें समझें कि जलवायु क्या है, बारिश क्या है, बादल क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनको और थोड़ा सा गहराई से समझें। इस हमारे यहाँ बारिश हो रही है, क्या वहाँ पर भी बारिश हो रही होगी, वो दूसरी जगह बारिश हो रही होगी। अगर हमारे यहाँ का मानसून ऐसा है, भाई हम सोचते हैं कि हमारे देश का मानसून ऐसे प्रवेश करता है, दूसरी जगह पर कैसा होगा, दूसरा स्थान कैसा होगा, ठीक है। तो ये भौगोलिक चीज़ें होती हैं, उनके बारे में समझना। यहाँ के हमारे यहाँ की संस्कृति ऐसी है, दूसरी जगह की संस्कृति कैसी है, राजस्थान की संस्कृति ऐसी है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति अलग है, हरियाणा की संस्कृति अलग है, ठीक है। तो उनको अलग अलग क्षेत्र के बारे में अध्ययन कराता है कौन? पुस्तकालय। इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर अनुशासन का विषय। किसका? अनुशासन। यानी कि दोस्तों डिसिप्लिन की बात हो रही है। किसकी? डिसिप्लिन की। पुस्तकालय विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना विकसित करता है। बिल्कुल भाई, वहां पर बैठ करके आप सिर्फ आराम से चुपचाप शांत तरीके से बैठ करके पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या सिखाता है आपको? डिसिप्लिन सिखाता है। खाली समय में पुस्तकालय जाना उन्हें अच्छे कार्यों में संलग्न रखता है। बिल्कुल दोस्तों, आप खाली समय मिलता है तो खाली समय में एक तो ये भाई अपन मोबाइल देख रहे हैं, आजकल तो क्या होता है, रील स्क्रॉल होती है भाई, रील स्क्रॉल हो रही हैं। लेकिन दोस्तों कोई बंदा खाली समय में कहाँ चले जाता है? कोई स्टूडेंट्स की कह सकें, कोई व्यक्ति की कह सकें, कोई भी व्यक्ति, कोई पर्सन, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो कहाँ चले जाए? पुस्तकालय चले जाए। पुस्तकालय में जाकर के दोस्तों वो किसी महान व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा है, किसी महान नारी के बारे में पढ़ रहा है, किसी दार्शनिक के बारे में पढ़ रहा है। दोस्तों उसके विचार अलग हो जाएंगे, ठीक है, उसके विचार अलग हो जाएंगे। आप नहीं मानते हो तो करके देखो ऐसा। आप पुस्तकालय न जाओ, किसी दार्शनिक की पुस्तक ले आओ दोस्तों, आपको आपके विचार बदल जाएंगे, ठीक है। दृष्टिकोण का विकास, यानी कि आपके सोचने का, आपके देखने का नजरिया बदल देता है। कौन? पुस्तकालय। कैसे दोस्तों? पुस्तकालय के अध्ययन से छात्र छात्राओं का दृष्टिकोण व्यापक होता है। क्या व्यापक होता है? दृष्टिकोण व्यापक होता है, अपने सोचने समझने का विस्तार बढ़ जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति जो बहुत छोटा सोचता है कि ये काम करना है आज दिन में, ये बस, ये खत्म, बस और कुछ नहीं है, ठीक है, उसके अलावा बस मोबाइल चला रहा है। एक व्यक्ति ऐसा है दोस्तों, उसको पता है कि मुझको कहाँ जाना है, कैसे करना है, कैसे पहुंचना है, सफलता कैसे प्राप्त करनी है। कुछ विद्यार्थियों में तो नई पुस्तकें लिखने की इच्छा भी जागृत हो जाती है। क्या हो जाती है? यानी कि अपन बहुत सारे दार्शनिकों की पुस्तकें पढ़ें, बहुत सारी विज्ञान की पुस्तकें पढ़ें दोस्तों। कुछ विद्यार्थी खुद अपनी पुस्तकें लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? पुस्तकें लिख देते हैं ऐसे ही। यानी कि जब वो धीरे धीरे बहुत सारी पुस्तकें पढ़ लेते हैं, वो खुद की पुस्तक छाप देते हैं। अध्ययनशील आदतों का विकास। कैसी? अध्ययनशील, यानी कि पढ़ने की आदत का विकास कर देती है। कौन? लाइब्रेरी, जो पुस्तकालय होता है, ठीक है। पुस्तकालय विद्यार्थियों में नियमित अध्ययन की आदत को डालता है। कैसी आदत डालता है? नियमित अध्ययन की, यानी कि एक कंटिन्यूटी बना देती है। कौन? लाइब्रेरी। भाई ऐसी लाइब्रेरी की नहीं कह रहा हूं मैं, जैसे आप कहीं ऐसे जाके लाइब्रेरी जगह जगह खुल जाती हैं पर उनमें किताबें नहीं होती हैं, उनमें आप अपनी किताबें ले जाकर के पढ़ते हो, वहां पर अपने सिलेबस को कवर करते हो और बाद में खत्म,
छोड़ के लाइब्रेरी, अपना एग्जाम हुआ, पास हुए ठीक, नहीं हुए तो ठीक, वहां पर जाकर के तो आप मोबाइल भी चला रहे हो तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर लाइब्रेरी ऐसी हो जिसमें आप मोबाइल नहीं ले जा सकते हो, जो किताबें आपको दी गई हैं आप उनमें से पढ़ो, दार्शनिकों की किताबें, महान व्यक्तियों की किताबें, महान नारियों की किताबें, महान खोजों की किताबें, बहुत सारी किताबें ऐसी दी गई हैं अलग अलग दार्शनिकों की किताबें कि आप इनको पढ़ो, ठीक है। तो वहां दोस्तों कुछ अलग ही एक व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है। पुस्तकालय विद्यार्थियों में नियमित अध्ययन की आदत डालता है, तो कक्षा की तुलना में पुस्तकालय में स्वतंत्र अध्ययन के लिए के अधिक अवसर मिलते हैं। कैसे अवसर मिलते हैं? स्वतंत्र अध्ययन के अवसर मिलते हैं। कक्षा की तुलना में पुस्तकालय में स्वतंत्र अध्ययन, यानी कि वहां पर क्लास में क्या पढ़ रहे हो आप, क्लास में सिर्फ अपनी पुस्तकें ही पढ़ रहे हो, लेकिन पुस्तकालय के अंदर बहुत सारी किताबें मिलेंगी, यानी कि आप स्वतंत्र हो कोई भी पुस्तक पढ़ने के लिए, चाहे वो मनोरंजन से संबंधित पुस्तक हो, शिक्षा से संबंधित पुस्तक हो, किसी खेल से संबंधित पुस्तक हो, किसी स्थान से संबंधित पुस्तक हो, किसी दार्शनिक से संबंधित पुस्तक हो, आप स्वतंत्र होते हो, ठीक है। इसके अलावा बात करें अपन व्यक्तित्व का विकास, यानी कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, किसी उसकी सोच का विकास, उसके समाज का विकास, ठीक है। पुस्तकालय विद्यार्थियों के मानसिक, दोस्तों मानसिक, बौद्धिक, व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है। अध्ययन से वे तर्कपूर्ण ढंग से बातचीत करना सीखते हैं। दोस्तों क्या? तर्क करना सीखते हैं। भाई हमको किसी चीज के बारे में ज्ञान ना हो, हम दूसरे से बहस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हम कब बहस कर सकते हैं किसी बंदे से, किसी दूसरे व्यक्ति से? जब उस विषय पर हमको बहुत अच्छा ज्ञान हो। तो भाई दूसरे किसी व्यक्ति से अगर आप बहस कर सकते हो, किसी व्यक्ति से आप तर्क कर सकते हो, किसी व्यक्ति से आप ज्ञान पर बात कर रहे हो, तो आप तभी करोगे ज्ञान पर बात जब आपको उसके बारे में नॉलेज होगी। और नॉलेज कहाँ से आएगी? पुस्तकों से आएगी, या किसी से पढ़ करके आएगी, किसी से सीख करके आएगी, ठीक है। आई बात समझ में? तो और दूसरों को प्रभावित कर पाते हैं। आई बात समझ में? हम दूसरे को तभी प्रभावित कर पाते हैं जब हमको उसके बारे में ज्ञान होता है, उसके बारे में नॉलेज होती है। कक्षा शिक्षण का पूरक होती है। कक्षा क्या होती है? शिक्षण का पूरक होती है। देखो समझे कैसे? कक्षा में दिया गया ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। कक्षा में यानी कि क्लासरूम में दिया गया ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। पाठ्य पुस्तकों से अतिरिक्त जानकारी के लिए पुस्तकालय पर ही निर्भर रहना पड़ता है। आपको पता है जब आपको कुछ चीजों पर आपको सहमत नहीं हो पाते हो कि नहीं मेरे को समझ में नहीं आया ढंग से, इस टीचर से मेरे को समझ में नहीं आया भाई ढंग से, इस किताब से मेरे को समझ में नहीं आया, आप क्या करोगे? फिर लाइब्रेरी जाओगे, वहां पर इस विषय से संबंधित आपको पुस्तक मिल जाए कि यार इससे संबंधित तो बहुत सारी पुस्तकें, आप क्या करोगे? पढ़ोगे पढ़ोगे पढ़ोगे, कई सारी पुस्तकें आपने पढ़ी, भाई आप उनसे ज्यादा आपको सिखाने वाला है, शायद उससे ज्यादा सीख जाओ आप, ठीक है। उस विषय के बारे में आप तो पूरा कह सकते हैं पीएचडी कर जाओ, ठीक है। तो स्वतः तो क्या हुआ? कक्षा शिक्षण का पूरक है, कक्षा सिर्फ शिक्षण का पूरक है, वहां तक ही सीमित है दोस्तों। लेकिन अगर उससे अच्छी नॉलेज चाहिए, अच्छा ज्ञान चाहिए और बड़ा ज्ञान चाहिए तो पुस्तकालय जाओ, ठीक है। स्वतंत्र चिंतन के लिए को प्रोत्साहन, स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन देती है कौन? लाइब्रेरी। पुस्तकालय में अध्ययन करने से विद्यार्थियों में स्वतंत्र रूप से सोचने और अपनी बात स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता विकसित होती है। दोस्तों आप यदि किसी महान व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हो, किसी अच्छी चीज के बारे में पढ़ रहे हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, आप किसी खोज के बारे में पढ़ रहे हो, कोई अनुसंधान कर रहे हो, तो दोस्तों आपको नॉलेज तो सीधी सी बात है किसी अन्य से ज्यादा होगी। तो दोस्तों आप वहां पर आप तर्क कर सकते हो, तो किसी अन्य से ज्यादा ज्ञानी होगे तो दोस्तों तभी तो आप तर्क कर सकते हो, उस विषय पर अच्छा सा सोच सकते हो और मंथन कर सकते हो कि और क्या हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों समय के सदुपयोग का साधन है, बिल्कुल है अपने समय का सदुपयोग। भाई हम खाली समय में यदि पुस्तक पढ़ रहे हैं, किसी के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी दार्शनिक के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी स्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा? उससे हमें नॉलेज बढ़ेगी, जानकारी मिलेगी, हमारा समय बचेगा। और वो जो समय दुरुपयोग जो हो रहा था वो अब समय सदुपयोग होता है किसमें? किताबों में, किसी स्थान के बारे में जानने में, किसी व्यक्ति के बारे में जानने में, किसी और दोस्तों कह सकते हैं किसी दार्शनिक के बारे में जानने में। खाली समय में पुस्तकालय का उपयोग करने से समय का सदुपयोग होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है। पाठ्य सहगामी गतिविधियों में सहायक, पाठ्य सहगामी गतिविधियों में सहायक है कौन? पुस्तकालय। कैसे दोस्तों? वाद विवाद, कविता पाठ, नाटक, क्विज आदि गतिविधियों के लिए आवश्यक सामग्री पुस्तकालय से प्राप्त होती है। दोस्तों स्कूलों में क्या होती हैं? प्रतियोगिताएं होती हैं। क्यूज प्रतियोगिता, यानी क्यूज का मतलब है जीके की प्रतियोगिता हो रही है दोस्तों, यानी कि उसमें कह सकते हैं प्रश्न आते हैं आपके लिए। क्या आते हैं? प्रश्न आते हैं, आपको उन प्रश्नों का जवाब देना होता है, ठीक है। आपके लिए 50-100 प्रश्न जो है एक फॉर्मेट में दिया जाता है, कई सारे बच्चों के लिए उसमें से प्रथम
थर्ड, सेकंड, थर्ड इस तरह से चुने जाते हैं। तो वहां पर उसके लिए जो क्विज के लिए पुस्तकें होती है वो कहाँ मिलती हैं अपन को, वो अपन को कहाँ मिलती हैं, तो लाइब्रेरी में मिलती हैं। नाटक दोस्तों, नाटक से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित जो पुस्तकें होती है वो अपन को कहाँ मिल जाती हैं, अपने लाइब्रेरी के अंदर। कविता पुस्तकें यानी कि दोस्तों जो कवि हैं उन कवियों से संबंधित पुस्तकें, उनकी कविताओं से संबंधित पुस्तकें, वो अब अन्य पुस्तक भी कहाँ मिलती हैं अपन को, तो लाइब्रेरी मिलती हैं। वाद विवाद दोस्तों, वाद विवाद का मतलब है जैसे कि वाद विवाद का मतलब है दोस्तों आपको बात करते हैं पर्यावरण पर दो व्यक्तियों के बीच में चर्चा हो रही है, ठीक है, पर्यावरण पर किसी दो व्यक्तियों के बीच में चर्चा हो रही है, प्लास्टिक पर किसी दो व्यक्तियों के बीच में चर्चा हो रही है, वाद विवाद हो रहा है। क्या हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है। आदि गतिविधियों के लिए आवश्यक सामग्री पुस्तकालय से प्राप्त हमको होती है, ठीक है, कहां से, पुस्तकालय से, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में यह सामग्री पर्याप्त नहीं होती है। क्या सारी चीजें हमारी किताबों में ही लिखी होती है, नहीं भाई, उन किताबों से उनमें तो कुछ भी नहीं है। उसके अलावा यदि और आपको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करना है तो अन्य पुस्तकें मिलती हैं। मनोरंजन का साधन होती है कौन, पुस्तकालय, लाइब्रेरी। पुस्तकालय में पुस्तकों के साथ साथ समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी उपलब्ध होती हैं, बिल्कुल, न्यूज़पेपर तो होता ही है लाइब्रेरी में। कहानी से संबंधित पुस्तकें दोस्तों, कविताओं से संबंधित पुस्तकें, व्यंग्यों से संबंधित पुस्तकें पढ़ने के आदि पढ़ने से विद्यार्थियों और शिक्षकों का स्वस्थ, क्या दोस्तों, स्वस्थ मनोरंजन होता है। दोस्तों कविताएं होती हैं, कविताओं की पुस्तकें होती हैं, साहित्य से संबंधित पुस्तकें होती हैं, मनोरंजन यानी कि मनोरंजन होता है वहां पर आपस में दोस्तों। क्या होता है, उनको पढ़ करके व्यक्ति साहित्य सीखता है, कविताएं सीखता है, व्यंग्य करना सीखता है, ठीक है। इसके अलावा है स्कूल लाइब्रेरी का गठन, इसका गठन, अब हमको क्या करना है, सेटअप करना है। लाइब्रेरी सेटअप कैसे करना है कि लाइब्रेरी का कैसी लाइब्रेरी होनी चाहिए, कहां पर क्या होना चाहिए, इस तरह से अपन बात करें। स्कूल का पुस्तकालय अच्छी तरह से व्यवस्थित होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। इसके लिए उचित जगह होना आवश्यक है, क्या होना चाहिए, होना आवश्यक है, इसके लिए उचित जगह होना आवश्यक है। लाइब्रेरी के लिए बिल्कुल भाई जगह तो चाहिए। पुस्तकालय को सुशोभित और सुसज्जित बनाने के लिए स्कूल की आय का कुछ भाग खर्च किया जा सकता है, बिल्कुल भाई। लाइब्रेरी को सुशोभित और सुसज्जित बनाने के लिए, सुंदर और साफ बनाने के लिए स्कूल की जो धनराशि है दोस्तों उसका कुछ भाग लिया जा सकता है, बिल्कुल भाई, लाइब्रेरी होना आवश्यक है। पुस्तकालय स्थापित करने के बाद विद्यार्थियों को इसकी महत्वता समझना, बताना जरूरी है। दोस्तों क्या है, जब पुस्तकालय बन जाए तो उसका जो महत्व क्या है, वो क्यों जरूरी है, सारी स्टूडेंट्सों को बताना जरूरी है। साथ ही उन्हें पुस्तकालय की उपयोगिता और उसके नियमों के बारे में, क्या, स्टूडेंट्स को उसकी उपयोगिता, इंपोर्टेंसी, ठीक है, बताना जरूरी है, ठीक है। उसके नियम क्या है पुस्तकालय के, वो बताना जरूरी है कि आप यदि लाइब्रेरी में एंटर करते हो, आपको लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़नी है, शांत पढ़नी है, बोलना नहीं है किसी से। आप कोई भी पुस्तक यहां से लेकर के जाते हो, उसकी एंट्री करानी है अपनी, ठीक है। आप आते हो, उसकी एंट्री करानी, आप पढ़ने आए, कितनी देर बैठे, शांत तरीके से बैठ रहे हो, ठीक है, पढ़ना है उसके, यानी कि उसके नियमों को बताना है। विद्यार्थियों में पुस्तकालय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए उसका प्रचार भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए, टीचर्स को कह सकते हैं, टीचर्स को दोस्तों, टीचर्स जो हैं उनको क्या करना चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनमें दोस्तों पुस्तकों को पढ़ने के प्रति उनमें दोस्तों क्या करनी चाहिए, रुचि पैदा करनी चाहिए कि ये देखो इस तरह की पुस्तकें भी होती हैं, आपको पढ़ना चाहिए, यहाँ से हमको इस तरह से ज्ञान प्राप्त होता है, अगर आपको कुछ बनना है तो यहाँ से भी आप नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से अपन को उसका प्रचार करना है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें तो यानी कि अपन सेटअप के बारे में बात करें, स्कूल का गठन, स्कूल लाइब्रेरी का गठन। पुस्तकालय के लिए पुस्तकें यानी कि बुक्स और स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल के लिए क्या, किताबों की बात करें। पुस्तकालय में वे पुस्तकें होनी चाहिए जिनका बच्चों के लिए महत्व हो। अब स्टूडेंट्स की बात करें अपन, स्कूल के स्टूडेंट्स की बात करें यहाँ पर कि पुस्तकालय में वो पुस्तकें होनी चाहिए जो बच्चों के लिए क्या हो, महत्व हो। पुस्तक चयन करते समय विद्यार्थियों की रुचियों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों किसी स्टूडेंट्स की किस विषय में रुचि है, किस चीज में इंटरेस्ट है, उससे संबंधित पुस्तकें भी वहाँ पर होनी चाहिए, चाहे वो खेल से संबंधित हो, चाहे वो दोस्तों मनोरंजन से संबंधित हो, चाहे वो साहित्य से संबंधित हो। कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट्स साहित्य में रुचि रखता है, कविताओं में रुचि रखता है, कोई खेल में रुचि रखता है, ठीक है, कोई व्यक्ति मनोरंजन में रुचि रखता है, कोई व्यक्ति विज्ञान में रुचि रखता है, कोई व्यक्ति संस्कृति में रुचि रखता है। तो वहां पर इन चीजों से संबंधित क्या होनी चाहिए, पुस्तकें होनी चाहिए।
बच्चों को पुस्तकालय की ओर आकर्षित करने के लिए सचित्र और रोचक पुस्तकें रखी जानी चाहिए। सचित्र और रोचक का मतलब है दोस्तों, सचित्र यानी कि चित्र, चित्रों के माध्यम से क्या है, बच्चा बहुत अच्छी तरह से समझता है, तो चित्रों के माध्यम से समझ सके ऐसी पुस्तकें होनी चाहिए। और वो कैसी होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए। रोचक यानी कि इंटरेस्ट जगह है जो उनके अंदर, क्या जगह है, उन वो जो पढ़े तो उनको ऐसा लगे कि इसको और पढ़ें हम, तो ऐसी होनी चाहिए। पुस्तकालय में निम्न प्रकार की पुस्तकें रखी जा सकती हैं, जैसे कि ये प्रकार की पुस्तकें दोस्तों, कैसी पुस्तकें, यात्रा और साहसपूर्ण कार्य की पुस्तकें, यानी कि दोस्तों खोज और साहसिक कार्यों के अनुभव, यानी कि किसी व्यक्ति ने खोज की थी किसी विषय पर, किसी प्रैक्टिकल किया था, उसके बारे में बताना चाहिए बच्चों को कि ये देखो ये व्यक्ति, ये महान व्यक्ति जिसने इस विषय पर अनुसंधान किया, इस पर खोज की थी, इसका खोज कैसे की। जैसे कि कह सकते हैं किसी खेल है, कोई खेल है, उस खेल की खोज किसने की थी, आपकी किसी बच्चे की कह सकते हैं किसी स्पोर्ट के अंदर रुचि है, अब उस स्पोर्ट के अंदर रुचि है, वो उस स्पोर्ट के बारे में पढ़ रहा है, तो थोड़ा सा उसके बारे में हिस्ट्री पढ़ रहा है उसकी, दोस्तों इसका विकास कैसे हुआ, इसका विकास किसने किया, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों उसको देखना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों वहां पर खोजों और साहसिक कार्यों के अनुभव बताना है उसको, ठीक है। तो यात्रा और साहसपूर्ण कार्यों की पुस्तकें होनी चाहिए, ठीक है, कि कैसे आप किसी क्षेत्र की यात्रा कर सकते हो, कहाँ पर कहीं पर जाना है तो, ठीक है, ये यात्रा से संबंधित पुस्तकें। साहसपूर्ण कार्य जो जिन्होंने किया था, साहस कार्यों से संबंधित पुस्तकें होनी चाहिए। ये व्यक्ति इस तरह से कठिनाइयों से पढ़ करके यहाँ तक पहुँचा है, उन व्यक्तियों से संबंधित पुस्तकें होनी चाहिए। महान पुरुष, महापुरुषों और महान नारियों की जीवनियाँ होनी चाहिए, प्रेरणादायक जीवनी, जैसे महान नारी जैसे रानी लक्ष्मीबाई की पुस्तकें, ठीक है, जैसे कि ज्योतिबा फुले जो हैं उनकी पुस्तकें होनी चाहिए दोस्तों। क्यों, उन्होंने शिक्षा की क्रांति की लाई थी, कौन, ज्योतिबा फुले की बात करें, ठीक है। और दोस्तों माँ लक्ष्मीबाई की बात करें, 1857 की क्रांति की कौन थी, रानी थी, कौन, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो इस तरह की प्रेरणादायक महान पुरुष और महान व्यक्तियों की, महान पुरुष जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है, ठीक है। पाठ्य पुस्तकों की बात करें दोस्तों, स्कूल में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकें, पाठ्यक्रम की पुस्तकें वो तो होनी ही चाहिए, जिनका अध्यापक भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों बुक बैंक। बुक बैंक यानी कि पाठ्य पुस्तकों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए, ठीक है, संख्या होनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल नंबरिंग होनी चाहिए, ठीक है, संख्या होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तकों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए कि सभी स्टूडेंट्स में वो उपलब्ध हो सके, सभी स्टूडेंट को उपलब्ध हो सके, ताकि निर्धन विद्यार्थी भी उनका लाभ उठा सकें। जिसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे तक ना हो, उस विद्यार्थी को पुस्तकें निःशुल्क दिया जा सके, वो वहां बैठ करके पढ़ सके। मनोरंजन पुस्तकें, कहानियों की पुस्तकें, रोचक लेख पुस्तकें होनी चाहिए। उच्च विषयों की पुस्तकें होनी चाहिए दोस्तों, ज्ञान बढ़ाने के और विशेष विषयों के लिए, ठीक है, अभी मैंने समझाया था। संदर्भ पुस्तकें, शब्दकोश यानी कि दोस्तों डिक्शनरी, विश्वकोश की बात करें, और अन्य संदर्भ की सामग्री यहाँ पर होनी चाहिए। ये बात समझ में आई, किस तरह की पुस्तकें होनी चाहिए। यहां से आपके लिए 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है, कैसा, 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है। इसके बाद देखिए लेबोरेटरी, भाई देखो अब होती है यहाँ पर लाइब्रेरी तो खत्म, लाइब्रेरी के बारे में अपन ने समझ लिया। अब पढ़ेंगे अपन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी यानी कि दोस्तों क्या होती है, प्रयोगशाला, क्या होती है, प्रयोगशाला होती है। अब प्रयोगशाला की अपन बात करें, यानी कि लेबोरेटरी की बात करें दोस्तों, लेबोरेटरी क्या होती है, जिसमें अपन क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल, ठीक है, बॉटनी के प्रैक्टिकल, ठीक है, ये सारे प्रैक्टिकल करते हैं। तो यानी कि किसमें करते हैं, प्रयोगशाला के अंदर। अब प्रयोगशाला के अंदर करते हैं तो समझे थोड़ा सा प्रयोगशाला के बारे में। देखो दोस्तों, स्कूल भवन में विज्ञान प्रयोगशाला बनाई जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए। प्राय एक ही विज्ञान प्रयोगशाला होती है, स्कूल भवन में विज्ञान प्रयोगशाला बनाई जानी चाहिए, प्राय एक ही विज्ञान प्रयोगशाला होती है। लेकिन यदि संभव हो तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान दोस्तों, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स, जीव विज्ञान की अलग अलग प्रयोगशालाएं भी बनानी चाहिए। अब बात करें दोस्तों रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में पानी का सिंक होना चाहिए, यानी कि तरह से सेटअप कैसे होना चाहिए लेबोरेटरी का, ठीक है, यानी कि प्रयोगशाला का। तो वहां पर क्या होना चाहिए, पानी का एक सिंक होना चाहिए। सिंक यानी कि दोस्तों जहां पर अपन सिंक में हाथ वगैरह धोते हैं, ठीक है, पानी को जो वेस्ट जो पानी है उसको जो भी केमिकल्स है पानी है उसको बाहर निकालने के लिए वो सिंक होना चाहिए। और यह उचित स्थान पर होना चाहिए, ताकि प्रयोग के दौरान उठने वाली जो दुर्गंध से समूचा वातावरण दूषित ना हो। यानी कि दोस्तों अपन जब केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं तो कुछ गैसें निकलती हैं, क्या निकलती हैं, गैसें निकलती हैं।
तो वहां पर जो केमिकल्स हैं दोस्तों, उनको यदि आपको फेंकना है, कुछ करना है, तो उसके लिए एक अलग से स्थान होना चाहिए, सिंक उसी रूम के अंदर दोस्तों थोड़ा सा, जिससे कि वहां वो प्रैक्टिकल जहां पर कर रहे हैं उससे दूर हो। ठीक है, यदि संभव हो तो शिक्षण और प्रयोग के लिए एक ही कक्ष बनाया जाए। शिक्षण और प्रयोग यानी कि दोस्तों एक बड़ा हॉल सा ऐसा बनाया जाए, एक केमिस्ट्री की लैब, फिजिक्स की लैब, बायोलॉजी की लैब, ठीक है, बॉटनी की लैब, कुछ इस तरह से बनाई जाए कि वहां पर दोस्तों अपन पढ़ा भी सकें और सिखा भी सकें। यानी कि प्रैक्टिकल जो करना है उस प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा सा अगर यदि पहले बताना है तो उसको वहीं पर बता सकें और उसके अलावा प्रैक्टिकल भी कर सकें। ठीक है, इसमें एक तरफ पढ़ाई की व्यवस्था, क्या दोस्तों, एक तरफ पढ़ाई की व्यवस्था और दूसरी तरफ प्रयोग की व्यवस्था, दोनों साथ में हो। ठीक है, दोनों साथ में हो। साथ में सामान घर, स्टोर रूम भी होना चाहिए, सामान घर भी होना चाहिए। सामान है दोस्तों, ये सामान नहीं है, क्या है, सामान घर है। ठीक है, तो सामान घर भी होना चाहिए। यानी कि स्टोर रूम होना चाहिए। आई बात समझ में, स्टोर रूम होना चाहिए भाई, स्टोर रूम तो बहुत जरूरी है भाई, जो भी प्रैक्टिकल के सामान वगैरह हैं उनके लिए एक स्टोर रूम होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। इसके बाद देखो भाई, विज्ञान लेबोरेटरी जो है उसका स्कूल में महत्व, यानी कि उसकी इंपोर्टेंसी, लेबोरेटरी, इंपोर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी। ठीक है, इंपोर्टेंसी ऑफ लेबोरेटरी, विज्ञान विषय को प्रभावशाली बनाने के लिए दोस्तों, विज्ञान विषय को यदि अधिक प्रभावशाली बनाना तो उसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, बनाने के लिए प्रयोग करना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा और परिणामों का सहारा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हो उन प्रैक्टिकलों को, यानी कि आप जो पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिकल करना है। कैसे, साइंस में अपन बहुत सारी चीज़ पढ़ें, चाहे बायोलॉजी पढ़ें, चाहे अपन केमिस्ट्री पढ़ें, चाहे फिजिक्स पढ़ें, उनके प्रैक्टिकल होते हैं। तो प्रैक्टिकल का होते हैं दोस्तों, प्रैक्टिकल करना है, उनका निरीक्षण करना है। निरीक्षण यानी कि आपने प्रयोग सही किया है कि नहीं किया है, उसको निरीक्षण करने वाला होना चाहिए। परिणामों और परिणाम, उसके जो परिणाम है उनको देखना है, परिणाम सही आए हैं या नहीं आए हैं, सारा लेना पड़ता है। प्रयोग करने से विद्यार्थियों में स्वावलंबन, आत्मविश्वास और दोस्तों उत्तरदायित्व और आत्म अनुशासन का क्या होता है, विकास होता है। यानी कि दोस्तों विद्यार्थी जो हैं, पढ़ रहे हैं, उसको यदि वो पढ़ने के अलावा क्या कर रहे हैं, उसी काम को कर रहे हैं, जो किताबों में लिखा हुआ है उस पर क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उस पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो भाई उसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। यानी कि उनकी नज़र में वो काम जो है वो बिल्कुल राइट है, हाँ ऐसा है, ऐसा है, ये नहीं कि उसने सुना है, हाँ ऐसा है, हमने किया है, इस आधार पर जो ये किताबों में लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। उसमें क्या होता है, आत्मविश्वास आता है कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ इस बात पर कि ऐसा है, ऐसा मैंने करके देखा है। ठीक है, जो किताबों में लिखा हुआ है ये बिल्कुल राइट है। प्रयोग सही ढंग से करने के लिए उचित स्थान और उपकरण होना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, प्रयोग सही ढंग से करने के लिए उचित स्थान होना चाहिए दोस्तों, उपकरण भी होने आवश्यक हैं। आपके पास उपकरण ही नहीं है तो आप प्रैक्टिकल कैसे करोगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोगशाला का होना बहुत जरूरी है, लेबोरेटरी रूम का होना बहुत जरूरी है। प्रयोगशाला वह स्थान है जहां विज्ञान संबंधी उपकरण और सहायक सामग्री क्रमबद्ध रखी जाती है। कैसे रखी जाती है, बिल्कुल क्रमबद्ध रखी जाती है। इसके बाद देखो प्रयोगशाला के महत्व दोस्तों, क्या इंपोर्टेंसी है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी नीड क्या है, क्या प्रयोगशाला क्यों आवश्यक है, प्रयोगशाला क्यों जरूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा समझें। विज्ञान प्रयोगशाला के द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन दोस्तों और स्वावलंबन जैसी भावनाओं का आसानी से विकास होता है। बात समझ में आई। स्टूडेंट्स में क्या होता है दोस्तों, जिन चीज़ों को वो पढ़ रहा है उन चीज़ों पर यदि वो प्रैक्टिकल कर ले, क्या कर ले, उन चीज़ों पर यदि वो प्रैक्टिकल कर ले तो उसके अंदर दोस्तों क्या आता है, एक आत्मविश्वास आता है। क्या आता है, एक आत्मविश्वास आता है। यदि आपको किसी बात के बारे में कोई कह दे, आप पढ़े लिखे ना हो, आपको कोई बात बोल दे, आपको क्या लगता है, हाँ यही सही बोल रहा है, लेकिन भाई कैसे विश्वास करते हो ये यही सही बोल रहा है। आप यदि उस पर प्रैक्टिकल कर लोगे ना तो आपको विश्वास हो जाएगा, हाँ उस दूसरे बंदे ने सही बोला है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो, कुछ जानते ही नहीं हो, तब आप क्या करते हो दोस्तों, आपको दिक्कत होती है। क्या होती है, फिर दिक्कत होती है। ठीक है भाई। इसके बाद देखिए, छात्रों में कल्पना शक्ति,
स्मरण शक्ति व निर्णय लेने का विकास होता है दोस्तों छात्रों में कल्पना शक्ति, यानी कि आप जब प्रैक्टिकल करते हो ना, आप जब पढ़ते हो प्रैक्टिकल करते हो तो दोस्तों आप उस चीज़ के बारे में फिर विचार करते हो, क्या करते हो, विचार करते हो, कल्पना करते हो कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। आप फिर दूसरे प्रैक्टिकल के बारे में जब सोचोगे ना, जब दूसरा पार्ट पढ़ोगे, दूसरा प्रैक्टिकल आपने दिमाग में आएगा कि इसको किस तरह से करना है, उपकरण क्या क्या होंगे, किस तरह से अपन को करना है, ठीक है। तो दोस्तों उससे अपनी कल्पना शक्ति, उससे अपनी स्मरण शक्ति यानी कि याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी। एक तो आपने पढ़ा, एक आपने दोस्तों प्रैक्टिकल किया, तो उससे आप ज्यादा सीखोगे क्योंकि आपने वो किया है। निर्णय लेने की क्षमता दोस्तों, क्या निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। प्रयोगशाला के द्वारा वैज्ञानिक वातावरण बनाया जा सकता है। कैसा वातावरण, एक साइंस कह सकते हैं वैज्ञानिक वातावरण, ठीक है, साइंटिस्ट वातावरण। बालकों को अध्यापक व अन्य साथियों के निकट आने का अवसर मिलता है। बालकों को क्या दोस्तों, टीचर्स और अन्य साथियों के स्टूडेंट्स के निकट आने का अवसर मिलता है, बिल्कुल सही बात है। विज्ञान विषय का वास्तविक विज्ञान प्रयोगशाला की सहायता से प्राप्त होता है। एक तो हम पढ़ रहे हैं, एक अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल करेंगे तो अपन को एक वास्तविक, एक रियल नॉलेज प्राप्त होगी। कैसी रियल नॉलेज प्राप्त होगी। छात्र अपने अनुभवों से बहुत अधिक सीखता है, बिल्कुल सीखता है दोस्तों। वो पढ़ेगा, वो प्रैक्टिकल करेगा तो उसको क्या होगा, इसका एक्सपीरियंस होगा। क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। तो एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं कि नहीं, एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखते हैं। उसके अलावा दोस्तों सामूहिक रूप से काम करने से सामाजिकता व भावना का विकास होता है, बिल्कुल सही बात है। एक काम दोस्तों आप अकेले करो, एक काम आप टीम में करो, किस में करो, टीम में करो, यानी कि आप किसी काम को अकेले कर रहे हो, एक काम को दोस्तों आप 4 दोस्त मिलकर के कर रहे हो दोस्तों, वो काम अच्छी तरह से होगा, वो काम दोस्तों जल्दी होगा। उससे क्या होगा, उससे एक सामूहिकता का, एक टीम का एक क्या होगा दोस्तों, मैनेजमेंट होगा, ठीक है, विकास होगा, डेवलप होगा, ठीक है। छात्रों को विषय स्पष्ट हो जाता है, छात्रों को विषय क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है बिल्कुल, कि हम किस चीज का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये क्या विषय है, ठीक है। प्रयोगशाला में सामान एक ही जगह रखा जाता है, अतः समय की बचत होती है। प्रयोगशाला में जो सामान होता है वो एक ही जगह मिल जाता है, अपन को टेबल लगी होती है, उन पर सारा सामान हमको वहां पर रखा मिलता है। ये बातें समझ में आई भाई सारी। तो अपन ने कितने पॉइंट समझे, अपने लेबोरेटरी के बारे में दोस्तों कई सारे महत्व समझे। तो यहाँ से भी अपन को 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि प्रयोगशाला के महत्व और उपयोगिताओं को समझाइए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जैसे कि और महत्व क्या है, प्रयोगशाला के होने से उपकरणों की टूट फूट कम होती है। इसमें प्रयोगशाला के होने से उपकरणों की टूट फूट कम होती है, क्योंकि दोस्तों उसमें टेबल्स होती हैं, उसके अंदर दोस्तों जो भी कह सकते हैं सामान है सिस्टमेटिक तरीके से लगा हुआ होता है, तो टूट फूट नहीं होती है, क्योंकि उपकरणों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में परेशानी नहीं होती है। जब बालक स्वयं कार्य करते हैं तो प्रसन्न रहते हैं, अर्थात बालकों में काम के प्रति लगन पैदा होती है, ठीक है। यदि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे ना, तो भाई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर कई सारे काम हमको स्वयं करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान की प्रयोगशालाओं के निर्माण के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना। कैसे दोस्तों, छात्रों की संख्या को ध्यान में रखना, ठीक है। निर्माण यदि कर रहे हैं अपन किसका, लेबोरेटरी का, प्रयोगशाला का जब निर्माण किया जाता है, चाहे वो फिजिक्स की लैब हो, चाहे केमिस्ट्री की लैब हो, उनका निर्माण करते समय हमको ध्यान क्या रखना है, तो दोस्तों ध्यान क्या रखना है, छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या यानी कि अब यदि 11th में और 12th में हो दोस्तों, इन्हीं 2 क्लास में क्या होते हैं, अपने प्रैक्टिकल होते हैं स्कूल में, तो वहाँ पर प्रैक्टिकल होते हैं, तो अपन को ध्यान में रखना है। अपन जब यदि आप उसका निर्माण कर रहे हो, आप एक प्रयोगशाला कक्ष का निर्माण कर रहे हो, एक लैब का निर्माण कर रहे हो, कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, यानी कि दोस्तों एक कह सकते हैं कि इतने स्टूडेंट से ज़्यादा अपने स्कूल में या क्लास के अंदर एडमिशन नहीं होंगे, ठीक है, आने वाले टाइम में देखी जाएगी, लेकिन अभी तो फिलहाल इतने ही रखने हैं, कितने साल तक रखने। तो वहाँ पर दोस्तों उनकी संख्या को देखते हुए उस लेबोरेटरी का निर्माण करना है कि इतनी बड़ी लेबोरेटरी होनी चाहिए, इतना सामान इसमें होना चाहिए, बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। प्रत्येक छात्र के आराम से काम करने के लिए पर्याप्त दोस्तों स्थान होना चाहिए, बिल्कुल सीधी सी बात है, आप समझ गए होंगे। आप काम अच्छी तरह से कर सको, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको जगह ना मिले, कि दूसरा स्टूडेंट आपके बगल में ही काम कर रहा है, उससे तो परेशानी होगी। आर्थिक साधनों की उपलब्धता हो, दोस्तों आप लैब में काम कर रहे हो तो आपको जो साधन है वो मिलने चाहिए, आर्थिक साधन जो हैं वो मिलने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों प्रयोगशाला में प्रयुक्त उपकरण, भाई उपकरण ही नहीं होंगे तो आप काम कैसे करोगे, ठीक है।
जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं दोस्तों वीकर से होते हैं, उनको पकड़ने के लिए बहुत सारे सामान की साधनों की ज़रूरत पड़ती है, उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है। कक्ष को आवश्यकता पड़ने पर डार्क रूम की तरह प्रयोग करने की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, कक्ष को आवश्यकता पड़ने पर डार्क रूम की तरह प्रयोग करने की सुविधा होनी चाहिए। डार्क रूम यानी कि ऐसा कमरा जिसमें अंधेरा रहता हो। आप प्रैक्टिकल करते हो तो प्रैक्टिकल रूम में दोस्तों एक ऐसा कमरा होता है जिसमें सूर्य की किरण ना पाए, प्रकाश ना पाए। जैसे कि आपका जैसे कि दोस्तों वो होता है ना, एक्सरे होता है, हाथ वगैरह टूट जाता है तो एक्सरे की जो दोस्तों एक्सरा जो तैयार होता है ना, उसमें कोई रोशनी, वैसी रोशनी नहीं आती है सूरज के प्रकाश वाली, क्योंकि दोस्तों वहां पर उस तरह की फोटोसिंथेसिस जो है वो इस तरह से निर्मित की जाती है कि वहां पर प्रकाश ना आ पाए। ठीक है, इसके अलावा विज्ञान अध्यापकों की संख्या, दोस्तों विज्ञान के अध्यापकों की संख्या के अनुसार भी प्रयोगशाला का निर्माण करना है। विज्ञान कक्षा का वैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न करने योग्य बनाना है। ठीक है दोस्तों, जो विज्ञान कक्षा है उसका वैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न करने योग्य होना चाहिए। छात्र व्यक्तित्व और सामूहिक रूप से आसानी से कार्य कर सकें। तो इसमें से भी आपको एक 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि लेबोरेटरी निर्माण के लिए आवश्यक जो तत्व हैं, जो बातें हैं, वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो भाई, हाई स्कूल के लिए विज्ञान प्रयोगशाला, हाई स्कूल के लिए विज्ञान प्रयोगशाला, यानी कि ये तो दोस्तों थी अपनी छोटे बच्चों के लिए कह सकते हैं। तो हाई स्कूल के लिए प्रयोगशाला, व्याख्यान कक्ष का सह प्रयोगशाला, व्याख्यान कक्ष का दोस्तों यहाँ पर हाई स्कूल ये प्रयोगशाला बताया है कि साइंस लेबोरेटरी हाई स्कूल के लिए प्रयोगशाला जो है वो 2 तरीके की होनी चाहिए। कितनी तरीके की? 2 तरीके की। एक तो है अपनी दोस्तों व्याख्यान कक्ष सह प्रयोगशाला। कैसी? व्याख्यान कक्ष सह प्रयोगशाला, यानी कि लेक्चर रूम कम लेबोरेटरी, लेक्चर रूम कम लेबोरेटरी। इस योजना को सबसे पहले डॉक्टर R.H. व्हाइट हाउस ने दिया था। किसने? R.H. व्हाइट हाउस जो है उसने दोस्तों कौन सी लेबोरेटरी के बारे में बताया था? व्याख्यान कक्ष सह प्रयोगशाला के बारे में बताया था। यानी कि दोस्तों जहां पर आप प्रैक्टिकल तो करते ही हो, प्रैक्टिकल के साथ में दोस्तों क्या कर सकते हो, पहले वहाँ बातचीत कर सकते हो, उन स्टूडेंट्स को बता सकते हो। तो वहाँ पर दोस्तों इस तरह की प्रयोगशाला की बात हो रही है। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ये आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर R.H. व्हाइट हाउस ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, जो सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में क्या थे? प्रिंसिपल थे। कहाँ पर दोस्तों? सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में प्रिंसिपल थे। ठीक है, पंजाब सरकार ने इसे स्वीकार किया। किसने? जो पंजाब की सरकार है दोस्तों, इसने इसको स्वीकार किया था। इन्होंने जो अपना विचार दिया था जो लेबोरेटरी के बारे में, उसके बारे में बात हो रही है। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, उसको स्वीकार किया पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब सरकार ने, क्योंकि इस प्रकार की योजना से सभी ज्ञान के उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं। तो दोस्तों समझ में आई, उन्होंने हाई स्कूल की जो विज्ञान प्रयोगशाला है वो कैसी होनी चाहिए, उसका विचार प्रस्तुत किसने किया? तो R.H. व्हाइट हाउस ने किया था, जो कि लाहौर यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल थे। और इस विचार को सरकार ने माना और इसको क्या किया? लागू किया। यह योजना आधुनिक, सुविधाजनक, कम खर्चीली भी है। ठीक है, डॉक्टर व्हाइट हाउस ने एक मिश्रित विज्ञान कक्ष, कैसा दोस्तों? एक मिश्रित विज्ञान कक्ष और प्रयोगशाला की रूपरेखा को क्या बनाया, यानी कि तैयार की, जिसमें दोस्तों उन्होंने 40 छात्रों के सामने प्रदर्शन और 20 छात्रों के प्रायोगिक काम की व्यवस्था थी। जिसमें दोस्तों उन्होंने जो डाटा तैयार किया था, कह सकते हैं जो प्रयोगशाला के लिए उन्होंने जो अपना कह सकते हैं एक खाका तैयार किया था, वो खाका जो बताया उसमें कि 40 छात्रों के लिए उन्होंने बताया कि दोस्तों यहाँ पर 40 छात्रों के सामने प्रदर्शन, एक टीचर जो है वो उसमें उसको 40 छात्रों के सामने देख सकें। ठीक है, अगर वो प्रैक्टिकल कर रहा है, उनको प्रैक्टिकल कर रहा है, उसको बता रहा है, उसको समझा रहा है उस प्रैक्टिकल के बारे में, तो उसको कम से कम 40 छात्र उस प्रयोगशाला में उसको देख सकें कि जो टीचर है वो प्रयोग कैसे कर रहा है। और 20 छात्र दोस्तों वहां पर प्रायोगिक कार्य, और दोस्तों वो कमरा ऐसा होना चाहिए कि 40 छात्र तो वहां पर उसको देख सकें और 20 छात्र उसी कमरे में दोस्तों प्रैक्टिकल कर भी सकें। यानी कि 40 छात्र तो देख सकें, पढ़ सकें, लेकिन सिर्फ 20 छात्र ही उसमें क्या कर सकें? प्रैक्टिकल कर सकें। इस योजना का विवरण निम्नलिखित है। देखो आगे बात करते हैं, रूपरेखा की बात करें। डॉक्टर व्हाइट हाउस ने व्याख्यान और प्रयोगशाला को एकत्रित रूप में बनाने का जो सुझाव दिया, डॉक्टर जो व्हाइट हाउस ने दोस्तों उन्होंने व्याख्यान दिया, यानी कि बताया
प्रयोगशाला को एकत्रित रूप में बनाने का जो सुझाव है वो कैसा होना चाहिए, कमरे का आकार 45 × 25 यानी कि 45 फुट लंबा 25 मीटर चौड़ा होना चाहिए। आधी जगह व्याख्यान के लिए और आधी जगह प्रयोगशाला के लिए होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों जो प्रयोगशाला है वो 45 × 25 की होनी चाहिए। समझ में आया? 45 × 25 यानी 45 मीटर लंबी, 45 फुट लंबी, 25 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 45 मीटर लंबी और 35 मीटर दोस्तों कितनी 25 मीटर चौड़ी होनी चाहिए, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है भाई, समझ में आया? जो आधी जगह इसमें दोस्तों किसके लिए हो, व्याख्यान के लिए, टीचर बताए उसको सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए हो। और आधी जगह दोस्तों प्रयोगशाला यानी कि प्रयोग करने के लिए हो, स्टूडेंट्स के लिए। दीवारें दोस्तों, दीवारें प्रयोगशाला की दीवारें मजबूत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों मोटाई एक ठीक है, प्रयोगशाला की जो मोटाई है वो कैसी होनी चाहिए दोस्तों, मोटाई यानी कि दीवार की मोटाई के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो ये होनी चाहिए दोस्तों 1 मीटर 6 इंच की। दीवारों पर अच्छा पेंट और डिस्टेम्पर होना चाहिए। पेंट होना चाहिए भाई बिल्कुल, यानी कि दीवारें मोटी तो हो ही, उसके अलावा उन पर पेंट हो, डिस्टेम्पर हो, ताकि हर साल सफेदी ना करवाना पड़े। क्योंकि दोस्तों प्रयोगशाला के अंदर क्या होता है, सामान होता है, उस सामान को निकालने में परेशानी होती है। तो हर साल ऐसा ना करना पड़े। ठीक है, हर साल ऐसा ना करना पड़े, उसके लिए वहां पर दरवाजे और खिड़कियों की बात हो रही है। कहां पर? लेबोरेटरी के अंदर 2 दरवाजे और 3 खिड़कियां हो। कितने दरवाजे हों लेबोरेटरी में? 2-2 दरवाजे हों दोस्तों। ठीक है, 2 दरवाजे हों वहां पर और 2 ही क्या हों, खिड़कियां हों। ठीक है, 2 दरवाजे हों। ठीक है भाई, दरवाजे और 2 दरवाजे हों, कितनी खिड़कियां हों, 3 खिड़कियां हों। ठीक है, 3 खिड़कियां हों भाई वहां पर, इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहां पर बात हो रही है कि दरवाजे बाहर की ओर खुलें ताकि दुर्घटना के समय आसानी से बाहर निकला जा सके। भाई इन चीजों का ध्यान रखा जाता है लेबोरेटरी में। ठीक है, एक दरवाजा व्याख्यान कक्ष के बाहर की ओर हो। एक दरवाजा व्याख्यान कक्ष यानी कि जहां टीचर पढ़ा रहा हो, तो दरवाजा इस तरफ ही हो, यानी कि उसके पास में एक दरवाजा हो। एक दरवाजा दोस्तों वो पीछे की तरफ हो। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा दोस्तों खिड़कियां 6 मीटर चौड़ी, ठीक है, 6 मीटर चौड़ी, 8 मीटर ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, 6 मीटर चौड़ी होनी चाहिए खिड़कियां। ठीक है, इस तरह से 6 मीटर चौड़ी होनी चाहिए और 8 मीटर ऊंची। ठीक है भाई, यानी कि इस तरह से ये आपकी हो गई 8 मीटर तो क्या ऊंची और 6 मीटर यहाँ पर चौड़ी। ठीक है, इस तरह से खिड़कियां होनी चाहिए। आई बात समझ में खिड़कियों के बारे में? ठीक है भाई, ये खिड़कियां हो गई जैसे कि आपकी। ये खिड़की है जैसे कि भाई आपकी क्या है, खिड़की। तो 6 मीटर चौड़ी होनी चाहिए, 8 मीटर ऊंची होनी चाहिए खिड़की। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहां पर बात करें कांच की, और ऊंची कांच की और जाली लगी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? उस कांच की हो, उसमें जालियां लगी हों खिड़की के अंदर। 2 खिड़कियां व्याख्यान कक्ष की सीटों के पास और 1 खिड़की प्रयोगशाला की बेंचों के पास होनी चाहिए। क्या लिखा है कि जो खिड़कियां हैं वो व्याख्यान कक्ष की सीटों के पास, व्याख्यान कक्ष यानी कि जहां बैठ करके स्टूडेंट सुन रहे हैं, टीचर बोल रहा है, तो वहां पर होनी चाहिए। और 1 खिड़की प्रयोगशाला की बेंचों के पास में होनी चाहिए। प्रयोगशाला की बेंच जहां आप बैठ करके, जहां पर आप खड़े होकर के क्या कर रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो 1 खिड़की उधर होनी चाहिए, इस तरह से। इसके अलावा दोस्तों रोशनदान यानी कि जैसे कि जो कि ऊंचाई की तरफ होता है दोस्तों, एक छोटा सा क्या रोशनदान, जिसमें से हवा बाहर अंदर आ सकती है। रोशनदानों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि दूषित हवा बाहर जा सके। साथ में 1-2 पंखे भी लगे हुए होने चाहिए। कहां पर? अपने रोशनदान में। जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं ना, कैसे एग्जॉस्ट फैन, जो बाहर की जहरीली बाहर की जो गैस है, अंदर की जो गैस है उसको बाहर निकालते हैं, वो एग्जॉस्ट फैन होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों फर्श सीमेंट का होना चाहिए। फर्श कैसा होना चाहिए? सीमेंट का होना चाहिए। ढलवा होना चाहिए। ढलवा यानी कि पानी बाहर की तरफ निकल सके। ठीक है, ढलान नुमा, ऐसा नहीं कि दोस्तों कुछ फैल जाए तो वहीं भरा रह जाए वो। ठीक है, तो पानी बाहर की तरफ निकल जाए, ढलान नुमा होना चाहिए ताकि गंदा पानी आसानी से बाहर बह सके। दीवार और फर्श को के कोने गोल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? तो दीवार है दोस्तों जैसे कि इस तरह से होना चाहिए ताकि गंदगी जमा ना हो। क्या ना हो? गंदगी बिल्कुल भी जमा ना हो। आई बात समझ में भाई?
श्याम पट्ट, श्याम पट्ट यानी कि भैया श्याम पट्ट कहते हैं ब्लैक बोर्ड को। किसको कहते हैं? ब्लैक बोर्ड। जहां पर जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये व्हाइट बोर्ड है एक तरह से, तो इसको मैं ब्लैक भी कर सकता हूँ, तो ये ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। तो जैसे अपन स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तो ब्लैक बोर्ड होता है अपना, श्याम पट्ट कहते हैं उसको। दो बड़े श्याम पट्ट जो कि 10 मीटर लंबा दोस्तों, 4 मीटर चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, 4 मीटर चौड़ा, 10 मीटर लंबा, इस तरह से होना चाहिए। क्या? जो श्याम पट्ट है। जैसे कि दोस्तों ये आपका बोर्ड है, अपना लंबा देखो ज्यादा है, क्या है? लंबा है, ऊंचा कम है, तो देखो ये चौड़ा कम है। ठीक है, तो इस तरह से होना चाहिए। ठीक है भाई, 10x4 का होना चाहिए क्या? अपना ब्लैक बोर्ड जो है। एक व्याख्यान कक्ष और दूसरा प्रदर्शन कक्ष में श्याम पट्ट के सामने अध्यापक की मेज 6x2x2 की होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों एक व्याख्यान कक्ष और दूसरा प्रदर्शन कक्ष में होना चाहिए। व्याख्यान कक्ष का मतलब एक, जैसे कि व्याख्यान मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, व्याख्या बता रहा हूँ, तो ये व्याख्यान कक्ष में हो गया। एक दोस्तों यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे हम, जो प्रयोगशाला में प्रदर्शन करेंगे, वहां पर एक बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, छात्रों के लिए मेज और कुर्सियां होनी चाहिए। छात्रों के लिए क्या होनी चाहिए? मेज और कुर्सियां। 40 छात्रों के लिए 20 दोहरी मेजें होनी चाहिए। कैसी दोस्तों? 40 छात्रों के लिए 20 दोहरी मेज और 40 कुर्सियां होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों अपन बात करें, मेज तो कैसी होती है? लंबी होती है, मेज लंबी होती है। तो 40 छात्रों के लिए कितनी? 20 दोहरी मेज। 20 तो मेज होनी चाहिए, जबकि कुर्सियां तो कितनी होनी चाहिए? 40 ही होनी चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि एक मेज पर 2 स्टूडेंट क्या करेंगे दोस्तों? प्रैक्टिकल करेंगे। एक मेज पर 2 स्टूडेंट प्रैक्टिकल करेंगे, तो उनके लिए 2 कुर्सियां तो होंगी, लेकिन मेज एक ही होगी। यानी कि दोस्तों कह सकते हैं कि अपने जो 40 छात्र हैं वो 20 मेजों पर आराम से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसके बाद है सिंक। 3 सिंक होनी चाहिए। कितनी दोस्तों? 3 सिंक होनी चाहिए। सिंक यानी कि जहां पर दोस्तों अपन जो काम करते हैं, उस जो बेस्ट जो पानी होता है, वेस्ट केमिकल होते हैं, उनको वहां पर छोड़ने के लिए, निकालने के लिए क्या होनी चाहिए? सिंक होनी चाहिए। ठीक है, एक अध्यापक के लिए और 2 छात्र प्रयोग के लिए होनी चाहिए। यानी कि एक सिंक तो होनी चाहिए टीचर के लिए और 2 सिंक होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। छात्रों के सिंक उनके मोजे के दोनों ओर, किसके? मेजों के दोनों ओर होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों जैसे कि ये मेज है, ये मेज है दोस्तों, तो मेज के इधर भी सिंक होनी चाहिए, इधर भी सिंक होनी चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में भाई? इसके बाद है तुला। तुला यानी कि दोस्तों तोलने के लिए होती है, जो सामान तोलते हैं ना, जैसे तराजू होता है, उसी तरह तुला की बात हो रही है यहाँ पर। कम से कम 12 भौतिक तुलाएं होनी चाहिए। कितनी? 12 तुला होनी चाहिए और 2 रासायनिक तुला होनी चाहिए। यानी कि रासायनिक तुला यानी कि जो केमिकल्स को तोलती है, भौतिक तुला जो सामान को तोलती है। ठीक है, तुला जमीन से 3 फुट ऊंचाई पर दीवार के साथ होनी चाहिए। जो तुला है वो 3 फुट ऊंचाई पर होनी चाहिए। कितनी फीट ऊंचाई पर? 3 फीट ऊंचाई पर होनी चाहिए। किससे? फर्श से। कितने? जमीन से 3 फुट ऊंची होनी चाहिए तुला, और दोस्तों दीवार के साथ में होनी चाहिए। अलमारियों की बात करें भाई, अलमारियां 7 मीटर लंबी दोस्तों, 5 मीटर ऊंची और 2 मीटर चौड़ी, 5 मीटर चौड़ी और 2 मीटर ऊंची। 1 मिनट भाई, अलमारी की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये दोस्तों लंबाई तो हो जाएगी इतनी। ठीक है, उसके अलावा चौड़ाई हो जाएगी। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर आपको 3D इमेज सी जैसी बनानी पड़ेगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अपन बात करें, ये इस तरह से दोस्तों यहाँ पर भाई, ये अलमारी है। क्या है? ये अलमारी है अपनी। ठीक है, ये अलमारी है, समझ में आया? दिख रही है? अब इस अलमारी के अंदर दोस्तों देखो, ये तो हो गई अपनी लंबाई, ये तो हो गई अपनी लंबाई। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये वाली, ये दोस्तों ये लंबाई हो गई अपनी। ठीक है, और ये अपनी यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों ये चौड़ाई हो गई, और ये दोस्तों अपनी क्या हो गई? लंबाई हो गई। आई बात समझ में? तो इस तरह से अपनी जो अलमारी है वो होनी चाहिए, 7 मीटर लंबी होनी चाहिए, 5 मीटर दोस्तों अपनी 7 मीटर ऊंची होनी चाहिए दोस्तों, 5 मीटर लंबी होनी चाहिए, 2 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? रासायनिक पदार्थ और उपकरणों के लिए, किसके लिए? रासायनिक पदार्थ और उपकरणों के लिए सभी उपकरण विषय और क्रम के अनुसार भी रखे हों। जो भी उपकरण हैं वो क्रम से हो दोस्तों, विषय के अनुसार रखे हों। ठीक है, इसके बाद देखिए, पानी की व्यवस्था। पानी का कोई भी साधन क्यों ना हो, प्रयोगशाला में समुचित पानी की व्यवस्था
का होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। यानी कि पानी की व्यवस्था प्रयोगशाला के अंदर जरूर होनी चाहिए, चाहे आप केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल लैब हो, चाहे अपनी दोस्तों फिजिक्स की हो। प्रयोगशाला की छत पर एक बड़ा ड्रम रख देना चाहिए। क्या रख देना चाहिए? ड्रम रख देना चाहिए, जो कि पानी से भरा रहना चाहिए। जैसे कि अपनी कह सकते हैं जो बाथरूम्स होती हैं, बाथरूम के ऊपर टंकी रखी होती है ना, इसी तरह से कमरे के ऊपर जो प्रैक्टिकल लैब है उसके अंदर एक ऊपर टंकी रखी होनी चाहिए, जहां से दोस्तों पाइपों के माध्यम से पानी जो है वहां पर आए, ठीक है। लाभ क्या है दोस्तों? लेबोरेटरी के अब लाभ देखते हैं, प्रयोगशाला के लैब के क्या देखते हैं अपन, प्रॉफिट देखते हैं। क्या प्रॉफिट है हमारे लिए? मिश्रित प्रयोगशाला में वैज्ञानिक वातावरण बना रहता है, ठीक है भाई। जब आप वहां पर प्रैक्टिकल करते हो तो आप तो खुद तो क्या समझते हो, अपने आप को साइंटिस्ट है भैया हम तो वो साइंटिस्ट वाली, वो वैज्ञानिकीकरण वाली फीलिंग आती है। अध्यापक आसानी से निरीक्षण कर सकता है, यानी कि दोस्तों इतनी जगह हो उसमें प्रैक्टिकल में, वहां पर अब जो स्टूडेंट प्रैक्टिकल कर रहे हैं टीचर्स उनको देख सके, आसानी से घूम सके कि हाँ प्रैक्टिकल जो चल रहा है वो सही तरीके से चल रहा है या कोई गलती कर रहा है तो उसको समझा सके, निरीक्षण कर सके, ठीक है। यह प्रयोगशालाएं अध्यापक और छात्र दोनों के लिए लाभदायक होती हैं। बिल्कुल भाई, यदि टीचर के लिए भी लाभदायक है और स्टूडेंट्स के लिए भी लाभदायक है। स्टूडेंट यानी कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसको दोस्तों समझा भी रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी कि उसके लिए भी लाभदायक है, क्योंकि बच्चे उसको सीख रहे हैं। क्या? बच्चे उसको अच्छी तरह से सीख रहे हैं, यानी कि वो सीख रहे हैं, वो अच्छा सिखा पा रहा है, तो दोनों के लिए क्या है? लाभदायक है। जैसे कि दोस्तों ये रही, देखो ये लेबोरेटरी रूम है अपनी, कैसी है? ये अपना लेबोरेटरी रूम है, दिख रहा होगा। जैसे कि भाई देखो यहाँ पर ये डोर है, ये दरवाजा है भाई, ठीक है। ये खिड़की है, यहाँ पर देख रहे हो आप, ठीक है। ये क्या है? खिड़की है यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों ये अलमारी है, ये अलमारी है, देखो ये अलमारी है। इसके अलावा ये यूटिलिटी बेड है। क्या है? यूटिलिटी बेड, यानी कि दोस्तों एक ऐसा बेड है जिस पर सामान वगैरह रखा हुआ होता है, ठीक है। ये देखो भाई, यहाँ से अंदर की तरफ आइए, डार्क रूम है, जहाँ डार्क रूम यानी कि जहाँ अंधेरा रहता है, ठीक है। इसके अलावा अंदर की तरफ आइए, स्टोर रूम, स्टोर क्लास है, स्टोर क्लास यानी स्टोरेज क्लास। स्टोरेज का मतलब जहां सामान को रखा जाता है, ठीक है। ये प्रिपरेशन स्टोरेज है, प्रिपरेशन एंड स्टोरेज। प्रिपरेशन की यानी कि जहां तैयार किया जाता है, यहां पर क्या की जाती है? प्रिपरेशन, तैयारी की जाती है प्रैक्टिकल की, वो स्टोरेज है, ठीक है भाई। इसके अलावा ये भाई देखो, ये ब्लैक बोर्ड है, यानी कि जहां पर टीचर क्या करता है? पढ़ाता है। क्या करता है? टीचर समझाता है, पढ़ाता है, वो ये ब्लैक बोर्ड है। इस ब्लैक बोर्ड के दोस्तों कह सकते हैं 2.5 मीटर दूर, कितना? 2.5 फुट दूर दोस्तों ये एक क्या लगी होती है? एक बेंच लगी होती है। ये बेंच जो कि किसके लिए होती है? टीचर्स के लिए होती है, जिस पर बच्चों को वो क्या समझा सकता है? प्रैक्टिकल करके समझा सकता है। ये दोस्तों ये जितनी भी बेंच लगी होती हैं, ये किसके लिए लगी होती हैं? डेमोन्स्ट्रेशन जो टेबल होती हैं, ये किसके लिए होती हैं? स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, ठीक है भाई। तो ये अपनी क्या है भाई? पूरी की पूरी लेबोरेटरी है। क्या है? लेबोरेटरी होती है, ठीक है। एक यूटिलिटी टेबल देखो इधर लगी हुई है भाई, ठीक है। एक यूटिलिटी बेड है जो कि ये लंबा है, टेबल छोटी होती है थोड़ी, ये बेड है। बेड यानी कि बहुत सारा सामान आ जाए, किसका? लैब का, तो ये यूटिलिटी बेड होता है भाई, ठीक है। ये यूटिलिटी बेड होता है। ये देखो सिंक लगी हुई है कई सारी जगह पर दोस्तों, ये सिंक लगी हुई है, देखो एक सिंक ये रही भाई, ठीक है। ये सिंक लगी हुई है। ये भाई एक ड्राइंग बोर्ड लगा हुआ है सामने, देखो ये ब्लैक बोर्ड था, ये ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है। ये ड्राइंग बोर्ड है भाई, ठीक है। इसके बाद देखो आगे चले भाई, सर्व उद्देश्य प्रयोगशाला। देखो अभी अपन ने देखी थी व्याख्यान जो प्रयोगशाला थी, ठीक है, उसके बारे में देखा था, ठीक है भाई। अभी अपन ने किसके बारे में देखा था? यहां पर व्याख्यान प्रयोगशाला के बारे में देखा था, ठीक है। अब अपन किसके बारे में देखेंगे? देखो भाई अभी अपन ने देखा था व्याख्यान प्रयोगशाला थी, देखो भाई ये वाली देखी थी अपन ने, व्याख्यान कक्ष सह प्रयोगशाला, ठीक है। अब देखेंगे सर्व उद्देश्य प्रयोगशाला, कौन सी? अब अपन देखेंगे सर्व उद्देश्य प्रयोगशाला। देखो भाई कौन सी है? सर्व उद्देश्य यानी कि ऑल पर्पज लेबोरेटरी के बारे में देखते हैं अपन। तो ऑल पर्पज लेबोरेटरी यानी कि इस प्रकार की प्रयोगशाला जो एक ही स्थान पर होती है, ठीक है, एक ही स्थान पर, जहां पर व्याख्यान और प्रयोग के कार्य दोनों कर सकते हैं। वहां पर दोस्तों अपन क्या कर रहे थे? वहां पर अपन ज्यादातर व्याख्यान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? व्याख्यान। लेकिन यहां पर क्या करेंगे? अपन प्रयोग भी करेंगे, ठीक है। तो यहां पर व्याख्यान और प्रयोग दोनों कार्यों को एक साथ कर सकते हैं, एक ही स्थान पर कर सकते हैं। इसमें क्या है भाई? देखो इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और उनके प्रयोगों की व्यवस्था होती है, अतः व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों ही उद्देश्य पूरे होते हैं। जैसे कि भाई प्रयोगशाला का आकार छात्रों की संख्या के अनुसार तय किया जाता है, ये तो बात में हमने शुरू में ही पहले भी कर ली थी। उदाहरण के लिए
40 छात्रों के लिए 45 × 25 का कमरा होना चाहिए, यानी कि 45 मीटर लंबा 25 मीटर चौड़ा कमरा होना चाहिए। 45 मीटर लंबा 25 मीटर चौड़ा कमरा होना चाहिए, इस तरह से भाई। ठीक है, आई बात समझ में। इसके अलावा दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद है, इस कमरे को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। बड़े भाग में प्रयोग और व्याख्यान कक्ष होता है। बड़े भाग में प्रयोग और व्याख्यान कक्ष होता है, जबकि छोटे भाग में 2 कमरे होते हैं। एक कमरे में सामान घर और दूसरे को अंधेरे कमरे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि डार्क रूम होता है उसमें, उसी के अंदर स्टोरेज रूम होता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों उसको 2 भागों में बांट लिया। 2 कमरे तो इस तरह से बना दिए उसी लेबोरेटरी के अंदर ही, यानी कि एक बड़ा रूम है, उस रूम के अंदर रूम है, इसमें स्टोरेज रूम है, जिसमें डार्क रूम है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों उसमें बड़ा भाग जो है वो प्रयोग के लिए, यानी कि जो प्रैक्टिकल करने हैं उनके लिए बड़ा भाग है, और व्याख्यान करना है, यानी कि जहां टीचर समझा सके वो सारी चीजें। एक कमरे को सामान घर और दूसरे को अंधेरे कमरे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो सामान घर और तैयारी कक्ष। ठीक है, तैयारी कक्ष यानी कि प्रिपरेशन रूम होता है। इसमें कीमती सामान रखा जाता है। कैसा सामान? कीमती जो सामान है वो रखा जाता है, जिनकी रोजाना आवश्यकता नहीं होती है। किसमें? इस जो अपना दोस्तों तैयारी कक्ष है, जो सामान घर यानी कि स्टोरेज रूम जो होता है, स्टोरेज रूम में हम क्या रखते हैं? स्टोरेज रूम में सामान रखा जाता है, उसकी जब आवश्यकता होगी तब आप ले लोगे। उसके अलावा दोस्तों वो रखा रहेगा, यानी कि डेली आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उस सामान को स्टोरेज रूम में रखा जाता है, जिनकी रोजाना आवश्यकता हमको नहीं होती है। यह कक्ष अध्यापक को पाठ से संबंधित प्रयोगों की तैयारी करने की सुविधा देता है। आया समझ में? यानी कि टीचर्स जो है दोस्तों वहां पर जब वो पढ़ता है उस चीज के ऊपर जब विचार करता है, और दोस्तों जब टीचर्स पढ़ रहे होता है तो टीचर्स के लिए आवश्यकता होती है, तब वो क्या करता है? स्टोरेज रूम से उस सामान को ले लेता है। ठीक है, कक्ष में 4 दरवाजे होने चाहिए। यहां पर दोस्तों कितने दरवाजे होने चाहिए? अभी अपन ने एक व्याख्यान वाली जो पढ़ी थी, जो प्रयोगशाला थी, उसमें 2 दरवाजे थे। इसमें सर्वोद्देश्य वाली में कितने दरवाजे हैं? 4 दरवाजे। कितने? तो ये याद रखना है आपको, 4 दरवाजे होने चाहिए। ठीक है, इनमें से 2 दरवाजे बाहर, एक अंधेरे कमरे में और एक दोस्तों प्रयोगशाला में खुलना चाहिए। ये भी याद रखना कि इनमें से 2 दरवाजे बाहर की तरफ खुलने चाहिए, एक अंधेरे कमरे में होना चाहिए दोस्तों, एक प्रयोगशाला में खुलना चाहिए। कहां पर? एक लैब के अंदर होना चाहिए, एक डार्क रूम में होना चाहिए। ठीक है, और 2 बाहर की तरफ होने चाहिए। अब बात करते हैं फर्नीचर और बैठने की व्यवस्था की। ठीक है, फर्नीचर यानी कि दोस्तों टेबल, मेज, कुर्सी और मेज की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, प्रयोगशाला में फर्नीचर और बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। आपको पता है, आपने देखा होगा, आपने प्रैक्टिकल किए होंगे तो भाई। ठीक है, ये सारी चीजें। दीवारों पर 2 बड़े श्याम पट्ट होने चाहिए। कैसे होनी चाहिए? 2 बड़े श्याम पट्ट होने चाहिए। सर्वोद्देश्य प्रयोगशाला की बात हो रही है कि जो बोर्ड है दोस्तों, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, आपने देखा होगा, आप इसको क्या करो, थोड़ा सा कह सकते हैं लैंडस्केप मोड पे कर लो। ये तो होता है पोर्ट्रेट मोड। जब हम कोई रील वगैरह देख रहे हैं तो ये कैसी होती हैं? पोर्ट्रेट में होती हैं। लैंडस्केप होता है भाई ये वाला। ठीक है, लैंडस्केप होता है ये वाला। तो इसी तरह से अपना बोर्ड होता है, जैसे कि ये वाला बोर्ड जो कि आप देख रहे हो, यदि मोबाइल को टेढ़ा कर लो तो वो कौन सा होता है भाई? ये वाला मोड होता है। इसको बोलते हैं दोस्तों कौन सा? लैंडस्केप मोड। अब यहाँ पर बात करें दोस्तों, ये कैसा होना चाहिए? 10 मीटर लंबा होना चाहिए। कितना? 10 मीटर, 4 मीटर चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से होना चाहिए। क्या? जो सर्वोद्देश्य प्रयोगशाला है उसका बोर्ड है। ठीक है, दीवारों पर विभिन्न रसायन, बोतलें और फ्लास्क रखने की व्यवस्था हो। हाँ भाई बिल्कुल, जैसे कि आपके बर्तन, चम्मचें होती ना, चम्मच। अब रसोईया तो होवे भाई, तो रसोई में अपने में चम्मचें रखने के लिए दीवार पर ऐसे कुछ लगा हुआ था, उसमें चम्मचें जो है लगा देते हैं। इसी तरह से जो केमिस्ट्री की जो प्रयोगशाला होती है, भौतिकी की जो प्रयोगशाला होती है, उसमें कई सारे सामान होते हैं दोस्तों। फ्लास्क होते हैं। फ्लास्क यानी कि दोस्तों आपने पिक्चरों में, कुछ नाटकों में, एडों में भी देखा होगा, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, उनको उस नली सी में से इतने बड़े व्हीकर से होते हैं, उन व्हीकर्स में थे दोस्तों इस तरह से खलाते हैं। तो वही है दोस्तों, उन फ्लास्क होते हैं, उन फ्लास्कों को रखने के लिए तो इस तरह से दीवार पर एक कह सकते हैं एक बॉक्स सा लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो बोतलें रखने के लिए, रसायन की बोतलें रखने, फ्लास्क रखने की व्यवस्था हो जाती है। ठीक है भाई, आई बात समझ में? तो भाई तुमको सारे प्रैक्टिकल करके मैं आज यहीं पर दिखा दूंगा। ठीक है, इसके बाद देखो मेज और कपबोर्ड।
देखो भाई, मेज, मेज यानी कि मेज जिस पर आप क्या करते हो, प्रैक्टिकल करते हो। और दोस्तों कप बोर्ड, देखो प्रयोगशाला के केंद्र में आसानी से उठाई जाने वाली 6 मेजें हों। कितनी मेजें हों? प्रयोगशाला के केंद्र में आसानी से उठाई जाने वाली कितनी मेजें हों? 6 मेजें हों। ये बात याद रखनी है। ये मेजें लेखन और प्रयोग दोनों के लिए उपयोग की जा सकती हैं। दोस्तों ये मेजें लेखन यानी कि लिखा सकते, इन पर बैठ करके हम लिख सकते हैं और प्रयोग कर सकें, इस तरह की मेजें हों। ठीक है, सभी मेजें एक आकार की हों, आकार की और समतल होनी चाहिए। ठीक है, आकार बिल्कुल समतल हो, उबड़ खाबड़ ना हो, गड्ढे वगैरह ना हो, फर्नीचर बिल्कुल सही हो। ठीक है, टूटी बगड़ी ना हो। मेजों के नीचे कपबोर्ड की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि प्रयोग संबंधी सामान रख सकें। कपबोर्ड यानी कि दोस्तों कह सकते हैं दराजें जो होती हैं वो होनी चाहिए, किसमें अपने जो फ्लास्क हैं उनको रख सकें। इस तरह का जो है बना हुआ ना होनी चाहिए अपनी मेज, फ्लास्क रख सकें, कोई भी बीकर है उसको रख सकें दोस्तों। ठीक है, रसायन की बोतलें, रसायन की बोतलें यानी कि जिसमें केमिकल रखा हुआ था, केमिकल्स बोटल्स कह सकते हैं, केमिकल बोटल्स कह सकते हैं। तो दीवारों में सेल्फ और कपबोर्ड इस प्रकार हों, क्या दोस्तों, सेल्फ और कपबोर्ड इस प्रकार हों कि प्रकाश में बाधा ना आए, प्रकाश में बाधा ना आए। इसके बाद देखो भाई, खिड़कियां हो, खिड़कियां और उपकरण होने चाहिए। खिड़कियों में काले पर्दे हों। कैसे पर्दे हों? काले पर्दे हों, क्योंकि प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो हम ज्यादातर देखते होंगे भाई कि रोशनी ना आए, क्या ना आए, रोशनी ना आए, प्रकाश ना आए, तो उसके लिए उसमें ब्लैक पर्दे लगाए जाते हैं। कैसे? तो काले पर्दे लगाए जाते हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा फिल्म प्रोजेक्टर, मैजिक लैंटर्न और एक है अपना दोस्तों एपिडास्कोप। क्या है? एपिडास्कोप है, एक मैजिक लैंटर्न है, एक फिल्म प्रोजेक्टर है। ठीक है, कि प्रयोग की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, कैसा? फिल्म प्रोजेक्टर हो दोस्तों अपना, मैजिक लैंटर्न हो, एपिडास्कोप है, इनकी प्रयोग, इनकी क्या होनी चाहिए? व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है भाई, आपने देखा होगा फिल्म प्रोजेक्टर जो होते हैं, जैसे वो अपनी फोटो खींचने वगैरह वाले होते हैं, उनका एक ऐसा रूम होता है जिसमें दोस्तों अंधेरा होता है। कैसा? अंधेरा होता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से दोस्तों अपने यहाँ पर आज की जो अपनी क्लास है दोस्तों वो यहाँ पर क्या होती है? समाप्त होती है। कैसी होती है? समाप्त होती है। तो भाई चलें, आप कल मिलते हैं, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अभी और दिन चलेगा। तो भैया राम राम सभी को, राधे राधे, धन्यवाद।